अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी तो आप सबकी भरपूर डिमांड पर एपिसोड वाइज नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, लेकिन वही हमारा रूल जो है, एपिसोड तभी आपको मिलेगी जब आप लोग मुझे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट नॉवेल्स में से एक है। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा नावल है। मुझे ये नावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो भाइयों की बॉन्डिंग है वो बहुत कमाल की है, फैमिली बॉन्डिंग बहुत कमाल की है। फिर कपल्स के जो रिलेशन दिखाए गए हैं वो इतने मतलब मज़े के हैं ना, बहुत ही कमाल का नावल है। तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर हम नावल के बारे में बात करें तो नावल जो है पोजेसिव हीरो बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, एज डिफरेंस बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है, सेकंड मैरिज बेस्ड है, और एक हीरो थोड़ा दिमाग का खिसका हुआ भी है, जैसे कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा आरिफ साहिब। तो वो जालिम हीरो बेस्ड भी कह सकते हैं, जालिम भी, रूड भी, कमीना भी, जो मर्ज़ी कह लो आप लोगों से, मुझे मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगी। तो बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत ही कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो वैसे तो मेरा इरादा छुट्टी करने का था क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, हिम्मत करो थोड़ी सी और दे दो, बेशक थोड़ी दे देना लेकिन देनी है। तो मैंने आप लोगों से जैसे वादा किया था तो मैं फिर अपने वादे पे पूरी उतरना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग और वेट करो, बिकॉज मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। उसमें भी मेरे कुछ काम निकल आए जिसकी वजह से मैं नहीं स्टार्ट कर पाई। तो फिर आज तो मैंने कहा भी नहीं भाई, हिम्मत करो, बेशक तुम्हारी तबीयत ख़राब है लेकिन तुम्हारे सुनने वाले, तुम्हारे लिसनर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो देख लो मैं आप लोगों का कितना ख़्याल रखती हूँ, तो आप लोग भी मेरा थोड़ा सा ख्याल किया करो, ठीक है। तो नावल में आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। आप लोगों की डिमांड के मुताबिक है, जैसा आप लोगों ने मुझे डिमांड की थी कि आप लोग सुनना चाहते हो, बस आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देना है, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। आरिस वो प्रेग्नेंट है, होश के नाखून लो, गुस्से से मदीहा ने उसको शानों से झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं, पहली औरत है जो माँ बनेगी, इससे कहें दफ़ा करे अपनी शक्ल यहाँ से। वो गुस्से से धाड़ा। वजूद उसकी सूरत देखते ही चंगारियाँ दौड़ जाती थी। और तमाशा लगवाओ अपना, वो सिर्फ निकाह में थी तुम्हारी, और तुमने उसके साथ जो किया है, अगर घर में किसी को भी पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबाती वो घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक वजूद की सिसकियाँ अभी भी गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर इसको बिठा दो, मैंने कहा था मेरा निकाह इससे करवाओ, मैं इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। वो चिल्लाया, जबकि मदीहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। आरिस ने सुर्ख नज़रों से माँ को देखा था। तुम्हारे बाप का फैसला था ये, उसके मगर हो जाओ जाकर, क्यों इसकी जान के दुश्मन बन गए हो? मदीहा गुस्से से बोली। आप जाएं, आरिस ने ज़बत से कहा, जबकि पिंक शलवार कमीज़ में दीवार से चिपकी आयत को उसने फनकारते हुए देखा था। उन्होंने अफसुर्दगी से पहले आयत को और फिर आरिस को देखा। आरिस क्या था ये तो सब भी जानते थे। आयत की गलती बस ये थी कि वो उससे मोहब्बत करती थी और इस मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे इस जायज़ बच्चे को छुपाती जिसे उसके ही बाप ने गुनाह बना दिया था। चलो आयत, मदीहा ने आयत का हाथ थामा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। आरिस ने निगाह फेर ली। वो कुछ लम्हे और देखता तो शायद उसका कत्ल कर देता। वो भड़क कर उठता वॉशरूम में चला गया था। क्यों आती हो इसके कमरे में? तुम जानती भी हो ये सब क्या है और इसका क्या अंजाम होगा? मदीहा की आंखों में उसको देखकर आंसू तैर गए थे। तायम्मी, मुझे बचा लें। वो फूट फूट कर रो दी थी। उनके सीने में चेहरा छुपाकर वो बुरी तरह रोई थी। मदीहा ने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त सो रहे थे, कोई जाग जाता और इन दोनों को देख लेता तो क्या बनती। उन्हें सबसे ज़्यादा अपने शौहर का डर था। वो आयत को लेकर उसके रूम में दाखिल हुई थी जो उसकी सीढ़ियाँ उतर कर दूसरी तरफ था। आयत की अम्मी का इंतकाल हो जाने के बायस वो मदीहा से बहुत करीब थी, जबकि आफ्ताब, आयत के वालिद, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपने बीवी बच्चों में मगन हो गए थे। आयत का सब भी ख्याल रखते थे, खासकर मुर्तज़ा, आरिस के वालिद, कबीर, सलार और यहाँ तक कि जैन भी उसका बहुत ख्याल रखता था। सिवाय आरिस के सब भी घर में उसके लिए हसास थे। मदीहा ने उसके आंसू साफ किए। उसके कमरे में मत जाया करो, उसने प्यार से कहा। सुर्ख सफ़ेद रंगत और उस पर हया के रंगों से लबरेज वो लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर आरिस को उससे बेहद नफरत थी। और कहीं भी वो अपनी गलती उसके साथ गलत करके नहीं मानता था। उसे अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से वो हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। वजह जैनी थी, उसकी गर्लफ्रेंड, जिसने उसका दिमाग इतना ख़राब कर दिया था कि आरिस सब छोड़ देना चाहता था। इसलिए यहाँ तक कि कई बार कबीर से वो पिटा भी था। वजह चोरी थी। कारोबार में बड़ी रकम निकलवा कर जैनी को सेंड करते हुए वो पकड़ा गया था और कबीर जो हद से ज़्यादा गुस्से का तेज था,
उसे बिना किसी लिहाज से उसको पीट डाला था। ये तो सालार उस दिन ही घर आया था तो आरिस की बचत हुई थी, वरना शायद ही कोई इसको कबीर से बचा पाता। और फिर सबकी इत्तेफाक राय से आरिस का निकाह आयत से करवा दिया गया था, जिस पर आरिस ने बहुत वावेला किया था, मगर बड़े भैया यानी कि कबीर की वजह से इस रिश्ते में बनना पड़ा था और इससे सारी लग्जरीज भी ले ली गई थी। आरिस ही वाहिद शख्स था जागीर हाउस का जिसके पास ना गाड़ी थी और ना ही कोई बाइक। उसे जब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती तो कबीर के पास जाना पड़ता था, जो कि उसकी जान अपनी आंखों से खींच लेता था। सब भी कबीर से डरते थे। उन्होंने खुद बुलाया था। आयत ने आंसू साफ किए। मदीहा ने गहरा सांस भरा। और तुम पागल हो, चल पड़ती है उसके बुलावे पर। वो ज़रा खफा हुई। वरना वो यहाँ आ जाते। उसे जैसे उसे आरिस की तरफ से दी जाने वाली धमकी से आगाह किया था। मदीहा खामोश हो गई। वो लड़का इतना ज़िद्दी था कि नाक में दम दे दिया था। वैसे तो उसके चारों बेटे ही ज़िद में एक दूसरे से बढ़कर थे, बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। तुम रेस्ट करो, अब रोना मत। मदीहा ने उसको लेटने का इशारा किया, जबकि आयत ने सर नफ़ी में हिला दिया था। तायम्मी, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो सिसकी थी। मदीहा ने उसको गले से लगा लिया। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को खुद ही छुपा लो मुझसे। जहाँ तक हो सका मैं इस सब को ठीक करने की कोशिश करूँगी। इसका एक ही हल है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। नहीं तायम्मी, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो उनके हाथ थामे रोने लगी थी, जबकि मदीहा को शदीद अफसोस हुआ था आज अपनी तरबियत पर। आयत, अब रोना नहीं मेरा बच्चा, बच्चे पर असर पड़ता है। वो बोली तो आयत सिसकने लगी थी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने प्यार से कहा और उसके पास से उठी। मैं अमल के हाथ कुछ खाने को भिजवाती हूँ, वो बोली और उसकी पेशानी चूमकर वहाँ से चली गई थी। जबकि उनके निकलते ही आयत ने जल्दी से रूम लॉक कर लिया था। पेट पर हाथ रखकर वो ज़मीन पर बैठती चली गई। वो रात जो उससे उसकी इज्जत छीन कर ले गई थी उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा। सिस्कियों ने इस कमरे में उसकी बेबसी की वजाहत की थी। परीक्षा कॉलेज यूनिफॉर्म में रेडी बैग अभी उठा ही रही थी कि सेलफोन रिंग हुआ। उसकी दोस्त का मैसेज था। वो सेलफोन देखकर मुस्कुराई और वहीं सेल्फ हैंग कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। कबीर को भी रूम से निकलते देखकर उसने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कबीर ने जवाब दिया। चेहरा संजीदा था और उसके आगे से गुजर गया था। परीक्षा उसके पीछे पीछे ही थी। जिमल भी जल्दी जल्दी बाहर निकली। परीक्षा, तुम कॉलेज चल रही हो? जिमल ने पूछा तो उसने सर इस बात में हिलाया था। तुम्हें तो बुखार था, अमल ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। अब तबीयत ठीक है, बस इसीलिए, परीक्षा ने कहा तो वो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। जैन नहीं उठा? अस्सलाम वालेकुम चाचू। सबने वजाहत को देखा, जो जैन के बारे में बैठने से पहले पूछ रहे थे। जैन इतनी जल्दी कहाँ उठेगा? अमल ने मुंह बनाया। आज बड़े भैया उसकी मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर। सालार भैया तो है नहीं, आरिस भैया जाते नहीं तो बड़े पापा जाएंगे क्या? अमल ने जानबूझकर यह जिक्र छेड़ा था। परीक्षा ने अपनी हंसी दबाई थी। मुझे पता है, और मेरा ही जाने का इरादा है, कबीर ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो दोनों ने शरारती नज़रों से एक दूसरे को देखा था। आयत को भी बुला कर लाओ, कबीर ने इन दोनों की खीखी की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा था। मैं लाती हूँ, परीक्षा हाथ झाड़ते उठ गई थी। मुर्तज़ा भाई की तबीयत ठीक है भाभी? मदीहा से वजाहत ने पूछा था। ठीक है उनकी तबीयत, रात देर तक काम करते रहते हैं कबीर और उसके बाबा, बस इसीलिए शायद उन्हें देर हो गई। उन्होंने कबीर के आगे नाश्ता रखा जिसे न्यूज़पेपर बंद किया था। वजाहत ने सर हिलाया। सोफिया उसके आगे नाश्ता रख रही थी, वो भी नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुए। वजाहत के बच्चे नहीं थे और उन्हें जैन से बेहद लगाव था। सब बच्चों में से सिकंदर और शहाब के साथ मुर्तज़ा साहिब भी नाश्ते की टेबल पर आ गए थे, जबकि सिकंदर की बेगम अफशीन जो रोज़ उन्हीं के साथ आते थे और उनकी एक बेटी और बेटा। रिमशा घर में सबसे छोटी थी, जबकि अदील जहनी मरीज़ था। 25 साल का होने के बावजूद, उसके लाख इलाज होने के बावजूद भी वो जहनी बीमार था और अक्सर उसको सबने पागल खाने बेच देने का तज्जिया किया था। मगर अफशीन की ज़िद पर घर में उसे अलग हिस्से में रखा जाता था और तकरीबन सब भी उससे दूर रहते थे, खुद अफशीन भी। मगर बेटे की रोज़ बिगड़ती हालत देखकर उसने उसकी शादी का फ़ैसला किया था कि शायद कोई लड़की आकर उसको संभाल ले। और जब उसने सिकंदर से इस बारे में डिस्कस किया तो वो खफा हुए, मगर अफशीन की ज़िद के आगे किसी की ना चल सकी थी। और इस तरह जिमल, जो कि गरीब घराने की लड़की थी मगर इतनी खूबसूरत थी कि सब उसके माँ बाप के इस रिश्ते पर मान जाने पर हैरान थे, उससे दिल की शादी कर दी गई। वो दिल के साथ दिल के कमरे में ही पाई जाती थी। उनके पास कोई भी नहीं जाता था, ख़ास मेड्स थी जो उन्हें खाना पहुँचा देती थी। जिमल कैसी थी? एक पागल इंसान के साथ कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके पास उसके ख़ानदान में से भी कोई नहीं आता था। और इस अनोखी शादी में सब भी शामिल थे सवाए सिलार के। वो अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से घर से बाहर रहता था, जबकि शहाब की 2 बेटियां थीं, परीशा और अमल। तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा तो जल्दी से उनके आगे खाना लगाया। तबीयत के लिहाज से वो बिल्कुल कबीर जैसे थे। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें भी जारी थी। परीशा आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। सबने उसकी सुर्ख सूजी आंखों को देखा था हैरत से। क्या हुआ बेटा? मुर्तज़ा ने सबसे पहले पूछा। यही सवाल सबके मुंह पर था। कुछ नहीं था अबू, वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली तो मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिए थे। आरिज़ और सलार कहाँ? मुर्तज़ा ने अपनी बीवी की तरफ देखा।
सलार तो घर आया ही नहीं था रात में और आरिस अपने कमरे में है। वो बोली, फ़ोन लगाओ इस लड़के को, जब से एक घटिया शौक इसके पीछे लगा है घर से गायब रहता है। वो ज़रा गुस्से से बोले तो कबीर ने सलार को कॉल मिलाई थी जिसका नंबर उठ नहीं रहा था। आरिस के बारे में अलबत्ता उन्होंने कुछ नहीं कहा था। सब अपनी अपनी जगह जाने के लिए उठे तो तभी जैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरता नीचे आया था। जल्दी से जूस पिया और वजाहत के पास आया। चाचू, मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे, सलार भैया तो है नहीं। वो बोला तो वजाहत मुस्कुराकर कुछ बोलता कि कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा था। मैं चलूँगा, चलो आ जाओ, वो बोला और उसे खींच कर बाहर ले आया था। हाय, बड़ा मज़ा आने वाला है। परिशे और अमल अपनी हंसी रोकती खुद भी बाहर भागी थी, जबकि बाकी पीछे मुस्कुरा दिए थे। बड़े भैया, आप क्यों सहमत कर रहे हैं? जैन की जान भी सिसक उठी थी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? सलार जा सकता है तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? कबीर पराडो में बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गई थी। जैन को चक्कर आ रहे थे। वो चारों नाचार गाड़ी में सवार हो गया था। रोने वाली शक्ल हो रही थी। 15 मिनट की ड्राइवर के बाद उनका कॉलेज आ गया था। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज़ कहकर चली गई थी। अलबत्ता जैन बहाने सोच रहा था कि क्या हो ऐसा कि कबीर अंदर ना जाए। कबीर ने तेवरी ढाली थी उसको। आ जाए भैया, वो मुस्कुराया फीका सा। सांस तो फूल गए थे। कबीर गाड़ी से उतरा और कॉलेज में दाखिल हुआ था। जैन भी सर झुकाए उसके पीछे दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बॉस। अचानक एक लड़का अपनी ऐनक दुरुस्त करता जैन के करीब आया। माथे तक हाथ ले जाता वो बोला। कबीर ने हैरत से उसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ गया था। ओ यार, कैसे हो बॉस? वो हंसते हुए बोला। वो लड़का उसके बॉस कहने पर चौंक हुआ था। ये सब क्या है? कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया, हम सब दोस्त एक दूसरे को बॉस कहते हैं। वो मुस्कुराया। कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा था। जैन इस लड़के को परे धकेल कर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। जैन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। भैया, वो एकदम बोला। कबीर ने मुड़कर उसकी चानब देखा था। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं है, आप यहाँ वेट करें, मैं अभी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने उसे वीआईपी रूम में बिठाया और वहाँ से फ़ौरन भागा था। वो भागता हुआ कैंटीन की तरफ आया और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया था। कैंटीन ने सबने उसे सलाम किया था और उसे इस वक्त किसी चीज़ की गर्ज नहीं थी सिवाय इसके कि कबीर को किस तरह यहाँ से निकाला जाए, वरना जो उसके हालात थे उसके टीचर्स कबीर को सब बताकर उसकी इज्जत कर देते। क्या हुआ? हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे, उसके एक दोस्त ने पूछा। यारो, गया मैं तो सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीज़र खोला और बिना पे किए उसने कोक का कैन निकाल कर मुँह से लगाया था। ऐश्वर्य आंखों में बेहद परेशानी थी। हुआ क्या है? उसने काउंटर पर कैन फेंका था। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने, जैन बेचारगी से बोला। व्हाट? सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सालार भैया लेने आते हैं। मैं तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, ही सो हैंडसम, उनमें से एक लड़की बोली, जबकि मुंह भी बस हो रहा था सालार के ना आने पर। यार, वो शहर से बाहर है। जैन ने बालों में हाथ फेरा था। ये तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से सुर्ख रुमाल निकाल कर माथे पर बांध लिया। इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लगता था। अब क्या किया जाए? वो हथेली पर मुक्के मारता हुआ बोला था। ऐसा करो, किसी तरह उन्हें वापस भेज दो, एक दोस्त ने मशवरा दिया। बहुत खूब, जाओ ज़रा निकाल कर आओ ना कॉलेज से बाहर। जैन भड़क कर इस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया था। इस तरह रुख मोड़ते ही सामने से आती लड़की को उसने दाएं नाक से देखा था। पल में उसकी आंखों की परेशानी गायब हुई थी। शम्स, वो मुंह में बड़बड़ाया, मगर अगला ख्याल कबीर का आते शम्स पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर जो कि एक मसला हल करने की ठानी थी। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 10 मिनट हो गए थे जैन को गए हुए। अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठता कि इससे पहले उसने आवाज़ सुनाई दी थी। सर, बट मेरा मेरिट अच्छा है। राहत साहिब ने कहा था अच्छे मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। चंचलाए हुए खूबसूरत सी आवाज़ पर वो चौकन्ना हुआ था। आवाज़ खिड़की में से आ रही थी। उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी मगर चेहरा नहीं। उसने सेलफोन निकाल कर यूज़ करना शुरू कर दिया था। आपने जो पैसे गए थे मैं लेकर आई हूँ। अब आप मुझसे और ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का भी एडमिशन हुआ है। उसकी इतनी फीस तो नहीं थी। अब आवाज़ गुस्से में बदली थी। इडियट, अब जैसे भड़कती आवाज़ सुनाई दी। ना चाहते हुए भी वो जगह से उठा था और खिड़की का पर्दा हटाया था। सामने ही क्लर्क का रूम था जहाँ एक सख्तगीर ऑफिसर बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी झुककर पेपर्स उठा रही थी। वो चल लम्हे देखता रहा और फिर वहाँ से हटता कि वो लड़की सीधी हुई थी। देख लूँगी मैं उस बुड्ढे को, उसने रुख फेर कर गुस्से से कहा था। ब्लैक गाउन में सर को दुपट्टे से ढांपे जो मैं मुश्किल ही ढांप रहा था। वो तीखी नज़रों से क्लर्क को देख रही थी, जबकि कबीर अपनी जगह साकित हो गया था। ये पहली बार था जो उसकी निगाह किसी पर ठहरी थी, वरना 30 साल ज़िंदगी में कई लोग और लड़कियां जो बेहद हुस्न रखती थी उसके ऑफिस में भी थी, जबकि उसके साथ काम भी करती थी, मगर कभी किसी पर निगाह नहीं ठहरी थी। लड़की ने वो फाइल सीने से लगाई और वहाँ से जाने लगी। कबीर होश की दुनिया में आया और दरवाजे से बाहर निकला था। वो अब कॉरिडोर में नहीं थी। उसने कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखा तो वो लड़की वहाँ भी नहीं थी। ब्लैक गॉगल्स को उतार कर वो दोबारा क्लर्क के पास आया था। उस लड़की का नाम क्या? उसने पूछा। लहजा बेताब सा था।
किसका? क्लर्क ने अपनी ऐनक के पीछे से उसको देखा। कबीर के माथे पर कई बल डले थे। वो जो अभी यहाँ खड़ी थी, उसने ज़बत से दोबारा सवाल किया। नैन? क्लर्क ने उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए ज़रा उसके रोब में आकर जवाब दिया था। नैन? कबीर ने दोबारा नाम दोहराया और मुस्कुरा दिया था। कहाँ रहती है? वो फिर से पूछने लगा। ये मुझे नहीं पता, क्लर्क ने हरी झंडी दिखाई थी। कहाँ रहती है? उसने पीटी की पॉकेट से वॉलेट निकाल कर उसकी टेबल पर 5,000 का नोट रखा। क्लर्क मुस्कुराया। साहिब, ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है बस, वो बोला। कबीर ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स उठाकर खोले थे। नैन अब्बास, उसे नाम पड़ा और मुस्कुरा दिया था। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सख्ती से थाम कर दोबारा गॉगल्स लगाकर वो जैन की तलाश में निकला और सामने से जैन आता दिखाई दिया। कबीर ने उसको घूरा। चले भैया, उसने कहा। अब मुस्कुराहट ज़रा अलग थी। कबीर उसके बताए गए रूम में चला गया था, जबकि जैन ने उसके पीछे से सुख का सांस लिया था। हाँ, उसके पॉकेट मनी तो ख़त्म हो गई थी, मगर जान बख्शी हो गई थी। उसने गहरा सांस खींचा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। अफ़ान ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। अरे तुम आए हो? तुम्हारी अम्मी नहीं आई? कितने दिनों से याद कर रही थी मैं। मदीहा ने उसके सर पर हाथ रखा और उससे मुस्कुराकर अब बिखर जाने बालों को दुरुस्त किया था। ताई अम्मी पराठा ही बना दे। पीछे से आती आवाज़ पर वो दोनों पलटे। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो गर्मी से घबराई हुई लग रही थी। बेटा खाना बन गया, मैं बस देती हूँ तुम्हें, मदीहा बोली। जाओ अफ़ान, तुम भी टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मदीहा ने प्यार से उसको देखा था और तंजीला भी तभी अंदर दाखिल हुई थी। अफ़ान ने उनको भी सलाम किया और डाइनिंग टेबल की जानब आ गया था। परीशा ने उसको बस एक नज़र देखा था और उसके बाद वो अपने सेल फ़ोन में मगन हो गई थी। यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था। अफ़ान उसको ही देख रहा था। अजीब मुसीबत है, पता नहीं क्यों मुँह उठा कर आ जाता है। परीशा सेल पर नजरें जमाए गुस्से से सोच रही थी। जब भी वो आता था उसी पर निगाह जमा कर बैठ जाया करता था। अफ़ान को महसूस हो रहा था कि वो चिढ़ रही है उससे। डिटाई से मुस्कुराते हुए उसने सेल फ़ोन निकाला और परीशा की 2-3 पिक्स ले लीं। मुकाबिल का मुँह ही खुल गया था उसकी जरूरत पर। ये आपने मेरी तस्वीर क्यों ली है? वो एकदम भड़की। तुम मसरूफ़ बनने की एक्टिंग करती अच्छी लग रही हो, तो मैंने सोचा तस्वीर ले लूँ, वो बोला और आंख दबाई थी। परीशा माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी थी। मेरी तस्वीर डिलीट करें अभी? वो सेलफोन टेबल पर पटकते हुए बोली। ना करूँ तो? उसने भी उसी के अंदाज में कहा। तो जहर खाकर मर जाएं। परीशा ने दोनों पाँव पटके और वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। जानती थी वो उसे और सुलझाएगा। वो किचन में मदीहा और तंजीला के पास आ गई थी। तुम्हें ही किसी दिन खाकर मरूंगा ऐसे। अफ़ान मरने वाला नहीं है। उसने उसकी जानब रुख मोड़ते हुए सोचा और हंस दिया था। सेल फोन में उसकी तस्वीरें देखी। यूनिफॉर्म में वो बेहद क्यूट लगती थी। अफ़ान ने गहरी सांस खींची और निगाह उठाई। जैन लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर जमाई खड़ा था। अफ़ान ने जल्दी से सेल फोन ऑफ किया। क्या मुसीबत है, जिनकी तरह सवार हो गया उस सर पर। अफ़ान उठा और डाइनिंग पर से सोफ़ों की तरफ आ गया था। मुझे सब पता चल रहा है अफ़ान भैया, ये जो आप अपनी केमिस्ट्री बना रहे हैं, बड़े भैया को बिनक भी पड़ गई ना तो बेटे गए काम से। जैन ने उसे वॉर्न किया था। तुम अपना मुंह बंद रखना, बाकी कोई बड़े भैया तक कुछ नहीं पहुंचाएगा। अफ़ान ने उसको घूरा था। मुंह बंद करने की कीमत? जैन ने हाथ आगे किए। आज वो जो अपनी सारी पॉकेट मनी प्रोफेसरों के धड़ उतार आया था, तो अब यूं ही उसने अपना खर्चा पूरा करना था। अफ़ान ने चिढ़कर जेब में से 5,000 का नोट निकाल कर उसकी हथेली पर सजा दिया था। वेरी गुड। जैन ने नोट को चुमा। बैठे ना, खड़े क्यों हैं? उसने इज्जत से उसे बैठने का इशारा किया। अफ़ान उसकी अदाकारी पर खून का घूंट भरकर रह गया था। सलार की वापसी नहीं हुई? अफ़ान ने सलार के बारे में पूछा, जो कि उसका दोस्त भी था। आपका दोस्त है, आपको पता होगा, हमें नहीं पता होता उनका, बड़े भैया को पता होता है। या आपको? जैन ने सेल फोन पर मैसेज टाइप करते हुए बताया था। मेरा एक्चुअली उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, अफ़ान ने बताया। मेरे ख्याल से वो शमाली इलाकों में है, सिग्नल इशू था। बड़े भैया को भी जैन को याद आया तो बताया। अफ़ान ने सर हिलाया था। अरे बच्चों, वहाँ क्यों बैठ गए? मदीहा ने टेबल पर सामान रखा। तंजीला ने भी उनको टेबल पर आने का कहा था। मम्मा, मैं खाना अपने रूम में खाऊंगी, परीशा अफ़ान को घूरती हुई बोली। क्यों, क्या मसला है? तंजीला ने उस पर घूरी डाली। वो अक्सर उस पर सख्ती करती थी क्योंकि सूफिया और मदीहा उसकी बहुत हमायत करती थी। मम्मा, मेरा मूड नहीं यहाँ खाना खाने का, उसने मुंह बसोरा। क्यों परीशा, तुम्हें किसी से दिक्कत महसूस हो रही है? जैन ने दांत निकालते हुए पूछा। बकवास बंद करो, परीशा गुर्राई। अफ़ान ने अपनी हंसी रोकी थी। परीशा, तुम्हें तमीज़ है भाई से कैसे बात कर रही हो? तंजीला को बुरा लगा था। उसको मत डांटो, इसको डांटो, देखो तुम्हारे गुस्सा करने पर कैसे दांत निकाल रहा है। मदीहा ने जैन को घूरा था। परीशा, इधर ही बैठो बस, तंजीला ने कहा। तो वो पाँव पटकती प्लेट उठाकर इन दोनों से दूर बैठ गई थी। तंजीला ने नफ़ी में सर हिलाया। बहुत ज़िद्दी हो गई है लड़की। आरिस, आओ बेटा खाना खाओ। मदीहा ने आरिस को बाहर जाते देखा तो रोका था। नहीं खाना मुझे, उसने टका सा जवाब दिया। आरिस, मदीहा ने फिर से पुकारा। मम्मा, मुझे खाना ही नहीं, वो चिढ़कर बोला और बाहर निकल गया था। गुस्से से सर झटका था। इतना ही मेरा एहसास और ख्याल होता तो मुझसे गाड़ी ना छीनते। वो बड़बड़ाया और बाहर जाने लगा कि उसकी निगाह लॉन में बेंच पर बैठी आयत पर गई थी।
और उसने उसकी जानब कदम उठाए। एक बार फिर से गुस्से की लहर उठी थी और वजह एक ही नज़र आई थी और वो थी आयत, जिसकी वजह से आज उस पर हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो उसके पास आकर रुक गया। आयत ने सर उठाया और सांस हल्क में उतारा था। हारिस उसको घूरता रहा। यहाँ धूप में बैठकर क्या कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो सारे घर वालों पर? वो भड़क कर बोला। मैं अपनी मर्ज़ी से बैठी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी भी कोई मर्ज़ी है आयत मोहतरमा? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी कोई मर्ज़ी, बल्कि रुको, तुम भी कुछ हो क्या? वो तंजिया हंसा। आयत जानती थी वो उस पर तंज कर रहा था। ना उसके पास उसका बाप था, ना ही माँ। उसकी आंखें भीग गई थी। मैं आपकी शिकायत बड़े भैया से लगा दूंगी। आयत हिम्मत करती सुर्ख नजरों से उसको देखकर बोली थी। आज से शलवार कमीज में वो नज़र लग जाने की हद तक अपने पुरसोस हुस्न से हसीन लग रही थी, मगर सामने खड़े शख्स के दिमाग में न जाने ऐसा क्या था कि उसका हुस्न भी उसके आगे धुंधला था। अच्छा, हारिस सबत करता उसके पास बैठ गया। आयत जल्दी से उठी, जबकि हारिस ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको दोबारा खींच कर बिठा लिया था। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आयत एकदम बोली। श्श। हारिस ने उसके गुलाबी लबों पर अपनी उंगली जमा दी थी। आयत का वजूद सनसना उठा, यहाँ तक कि उसके वजूद की कपकपाहट हारिस को भी महसूस हुई थी। वो तंसिया मुस्कुराया। तुम्हारी हकीकत ही तो ये घर वाले बताना चाहते थे, जो तुम्हें मेरे सर चिपका दिया। मैं भी देखूंगा इन सब के सामने खुद को कैसे साफ करोगी। ये बच्चा उसके कान के करीब झुकते हुए बाहर वो उसके कान की बाली से खेल रहा था, मगर दर हकीकत वो अपने वजूद का जहर उसमें मुंतकिल कर देना चाह रहा था। आयत ने आंसुओं से भरी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया था। इस बच्चे का क्या बताओगी? उसने उसे धूर झटका। ये आपका है, आप इसको कबूल करेंगे? वो हिचकियाँ भरने लगी। आरिस मुस्कुराया। आयत ने जलती आंखों में उसका अक्स देखा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने हैरानगी से पूछा। प्लीज़ आरिस। आयत रोने लगी थी। आरिस हंसने लगा। नफ़ी में सर हिलाता उसके पास से उठ गया था। परीशा जो आयत को बुलाने बाहर आई थी, फटी फटी आंखों से दोनों को देख रही थी। शायद वो इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। आयत की हालत ऐसी थी कि अभी ज़मीन खुली और उसमें समा जाई, जबकि आरिस ने मुड़कर आयत को देखा, जिसका रंग लट्ठे की मानत सफ़ेद था। वो हंसता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि आयत मुँह पर हाथ रख के अपने आंसू ज़ब्त करने लगी। परीशा उसकी जानब बढ़ी थी। क्या ये सच है? उसकी अपनी आंखें भी भीगी लगी थी। आयत के टिप टिप आंसू गिरने लगे थे और परीशा ने उसको एकदम सीने से जकड़ लिया था। ये सब कैसे? वो हैरान थी, जबकि आयत ये भेद खुलने पर बेबसी से सिसक उठी थी। परीशा ने उसके आंसू साफ किए। भूख सिरे से उठ गई थी। सर, ये लड़की नैनबाज है। बाप रिटायर्ड टीचर है, 2 भाई हैं और 2 ही बहनें। ये सबसे छोटी बहन है। ख़ानदानी लोग हैं, मगर बस मुनासिब से। उसके पीए ने नैनबाज की डिटेल उसके सामने रखी थी और उसको बताने लगा। कबीर इस फाइल्स को देखकर पढ़ने लगा, जिसमें उसके घर का एड्रेस भी शामिल था। उसे गहरा सांस भरा। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एक निगाह के बाद दूसरी निगाह देखने को दिल बेचैन सा था। हाँ, ये पहली बार हुआ था। कितनी ही बार सब ने उसे फोर्स किया था कि शादी कर लो, मगर वो साफ इनकार कर देता। वो दर हकीकत मनपसंद चीज़ों का कायल था और एक वजूद जिसके साथ उसे ज़िंदगी गुजारनी थी, क्या वो उसकी मनपसंद का होना वो उसकी मनपसंद का ना होता? इसी सोच के तहत उसने हमेशा इनकार ही किया था। मगर नैनबाज जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, यानी 20 साल लड़की, उसके दिमाग और असाब पर कैसे आ समाई थी? उसने सर हिलाकर पीए को जाने का इशारा कर दिया था और तभी मुर्तज़ा अंदर दाखिल हुए तो उसने जल्दी से वो फाइल नीचे ड्रॉर में डाल दी थी। ये फाइल है, इस पर साइन कर दो और जितना भी माल बेचना है शहाब को बता देना, वो आगे पहुंचाएगा। उन्होंने कहा तो उसे सर हिलाया था। ठीक है बाबा, वो बोला। सालार आ गया? उन्होंने फिर से पूछा। मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, मगर वो उठा नहीं रहा। कबीर ने फाइल देखते हुए बताया तो मुर्तज़ा ज़रा गुस्से में आ गए थे। ख़ानदानी बिजनेस तो जहन्नुम में चला जाए इन तीनों की तरफ से, वो भड़क कर आरिस, सलार और जैन पर बोले थे। कबीर ने उनकी तरफ देखा। आप आरिस के साथ ज़्यादा सख्ती मत बरतें, कबीर बोला। सख्ती? वो मेरी जूतियों के काबिल है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो उस अंग्रेज़नी पर मेरी हलाल कमाई लगाएगा। वो गुस्से से फनकारे। कबीर भी खैर इसी बात पर सबसे ज़्यादा भड़का था। आरिस को तुम कहो कि वो बिज़नेस को संभाले, मुर्तज़ा बोले। ठीक है, वो बोला और मुर्तज़ा उठकर चले गए थे, जबकि कबीर फाइल्स रीड करने लगा था। शूट से फारिग होकर उसने चेयर का कैन मुंह से लगा लिया। 2 दिन से बेआरामी के सबब वो जाग रहा था और अब अगर वो सो जाता तो ये कैटलॉग और भी लंबी हो जाती, जो वो चाहता नहीं था। जानता था कबीर उसे उल्टा लटका देगा, जबकि बाबा तो शायद हड्डियों को कचूमर ही बना दे। उसने सर को झटका और केन का दूसरा घूंट भरा था। सर, शूट रेडी है। उसने सर हिलाया और स्क्रिप्ट पर एक नज़र दौड़ाई थी और हज़ारों कैमरों के आगे आ खड़ा हुआ था। बालों में हाथ फेरा। सामने खड़ी हीरोइन को देखा, जिसमें 1% भी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी। उसने सीन फाइनल किया और गहरा सांस लिया था। मुझे आज रात ही वापसी के लिए निकलना है, वो बोला तो गार्ड ने सर हिलाया था। कुछ दिन हमारे साथ भी ठहरते, वो लड़की बोली। सलार ने उसको देखा था। सिग्नल फ़ोन के आ नहीं रहे थे। बियर पीने के बावजूद दिमाग नींद का तलबगार था और ऊपर से सामने खड़ी लड़की। क्या कुछ नहीं हो सकता था? दिलफरेब नज़रों से उसकी जानब देखा था और मुस्कुरा दिया।
तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, वो बोला और पानी का ग्लास उठा लिया था। तुम्हारे लिए कुछ भी, उसके बालों बांसुओं से चिपकते हुए वो बोली थी। आई लाइक इट। सलार ने उसके रेशमी बालों में हाथ फेरा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा था। सर, गाड़ी रेडी है। इससे पहले उससे कोई खुता होती अचानक गार्ड्स की आवाज़ पर वो ऊपर देखने लगा। गार्ड्स उसकी तैयारियों से घबराकर वहाँ से हट गया था। ओप सॉरी डियर, मेरा दिल तो तुम्हें चख लेने का है, मगर थकावट ज़रा भी इजाज़त नहीं दे रही, वो बोला। मैं उतार दूंगी, वो लड़की बोली। फिर कभी। सलार ने सिगरेट को मुंह में दबाया और सर पर हुडी डालकर वहाँ से मजबूत चाल चलता हुआ बाहर निकल आया था। डायरेक्टर से फ़ोन पर बात कर ली थी और आधी रात के समय वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा था। गाड़ी में उसके शौक का सारा सामान मौजूद था, जिससे वो शगफ लेता ये रास्ता गुजारने वाला था। हो चुका है? क्लर्क की बात सुनकर नैन ने उसको हैरानगी से देखा। कब हुआ? उसने ज़रा गुस्से से पूछा। उस दिन तो ऐसे बहस कर रहे थे जैसे मुझसे ज़ाती बैर है। वो खा जाने को दौड़ी। देखो बीबी, मुझसे बहस मत करो, वो साहिब खड़े हैं, उन्होंने तुम्हारा एडमिशन करवाया, अब जाओ यहाँ से, और भी स्टूडेंट्स हैं। क्लर्क गुस्से से बोला तो उसकी निगाह उसके बताए गए बंदे पर गई थी। स्याह पैंट कोट में वो जो भी शख्स था फ़ोन पर बात कर रहा था। नैन ने अपनी फाइल्स उठाई और इस आदमी की जानिब बढ़ी थी। और अचानक जब मनचाहा शख्स आपके सामने आ खड़ा होता है तो आपके जज्बात किस कदर मुश्किल में होते हैं। बिल्कुल वैसा ही कबीर के साथ हुआ था। अचानक वो उसके सामने आ गई थी, फाइल्स को सीने से लगाए गाउन और इसी तरह गाउन के ऊपर दुपट्टा लिए, जिसमें उसके बालों की गोल्डन लटें निकलकर चेहरे को छू रही थी। बार बार हर किस्म के मेकअप से पाक चेहरा चमकता हुआ रोशन, बस खड़ी नाक में छोटा सा सफ़ेद नग। हालांकि उसकी उम्र के लिहाज से फैशन कुछ मुनासिब नहीं था, मगर वो नग कबीर के दिल का हाल बुरा कर गया था। वो सुकूत में खड़ा इस लड़की को देख रहा था जिसकी नज़रें सपाट थीं। मेरे एडमिशन के पैसे आपने भरे? नैन ने उसके इस तरह देखने पर कुछ बरहम नज़र आ रही थी। कबीर ने इर्द गिर्द देखा जैसे अपना तलासुम तोड़ा और मोबाइल कान पर से हटाया। हाँ, वो बोला। किस लिए? वो बिना किसी लचक के बोली थी। कबीर के पास अलबत्ता जवाब नहीं था। वो यूं ही खड़ा रहा, नज़रें इस चांदनी की तरह खिलते चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैन ने उसे टिकटिकी बांधे देखा और गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी में दबे पैसे उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये ले, उससे कहा। कबीर ने मुट्ठी में दबने की वजह से कुछ खराब से नोटों को देखा, फिर उसको देखा था। उसकी हथेली उसके सामने थी। दिल की छू कर महसूस कर ली, मगर वो दिल की कभी नहीं मानता था। ज़रूरत नहीं है इसकी, उसने बस इतना कहा। मगर मुझे है, मिस्टर XYZ, मैं खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़वाना चाहती। उसने सूझ चेहरे से उसकी मजबूत हथेली थामी और उसमें नोट पटक कर वो एक घसीली निगाह उस पर डालकर वहाँ से निकलती चली गई थी। कबीर ने अपनी हथेली को और फिर जाती हुई नैन को देखा था। हाइटेड और स्लिम, ऊपर से जरा नखरीली सी, वो कबीर की धड़कनों के सांस पर बजने लगी थी। उसे मुस्कुराकर वो नोट मुट्ठी में थाम लिया और वहाँ से बाहर निकल गया था। सुबह जैन के साथ वहाँ पर वो आया था, मगर जैन तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था। अलबत्ता उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो जिस काम के लिए आया था वो हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी का कप हाथ में थामे वो रफ टाइट ड्रेस में लाउंज के सोफे पर दोनों टांगे ऊपर किए बैठा था। दोपहर हो चुकी थी तभी उसकी आंख खुली थी और वो सीधा नीचे आ गया था। मदीहा को देखकर उसने सलाम किया, जबकि मदीहा ने नज़रों में उसकी नज़र उतारी थी। वैसे तो उसके चारों बेटे बहुत हैंडसम थे, मगर सलार अपनी लुक्स को कुछ ज़्यादा ही मेंटेन रखता था। और फिर उसकी और जैन की आंखों का हेज़ल ग्रे कलर और भी खूबसूरत लगता था, जबकि कबीर और आरिस का होंठों के पास तिल उसके बेटे सब में ही अलग ही नुमायाँ होते थे। सलार के पास आकर उसके बड़े बड़े बिखरे बालों को माथे पर से हटाकर उसके पेशानी को चूमा था। मेरा नालायक बेटा आखिर को घर को लौट कर आ गया, वो उसके AC ब्लैंकेट उठाकर बोले जो वो साथ ही ले आया था। सलार ने उनकी जानब देखा और मुँह बनाया था। दुनिया से पूछें आपका बेटा नालायक है या नहीं? ये तो मेरी जान आपके बाबा ही बताएंगे अब की बार। आप किस चीज़ के लायक हैं? वो हंसी, जबकि सलार को याद आ गया पिछली बार जब 1 महीने बाद वो घर लौटा था तो मुर्तज़ा ने जूतियों से उसकी तवाज़ो की थी। बेटा हूँ यार मैं आपका, और आपके जलाद शौहर से मुझे डर भी लगता है, वो मिनमिनाया। हाँ, इतनी ही आप मासूम हैं। जितना हंगामा आप और आरिस में चाहते हैं और तो कोई नहीं करता इतना। खैर, मैं आरिस की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, सलार ने शान गाई। छोटा भाई है आपका, समझाया करें उसे। मदीहा उसके पास बैठ गई थी। उसकी अकल समझने के लायक नहीं, दुनिया जहान की जिद है उसमें, उसे कबीर ही सेट कर सकता है। सलार ने शाने उचकाया और कप सोफे पर रख दिया था। मदीहा ने घूर कर कप उठा लिया, जबकि सलार मुस्कुराकर अपना सेलफोन देखने लगा था। अपने बाबा से मिलने चले जाइएगा ऑफिस, मदीहा ने उठते हुए कहा। ना जी, कबीर आएगा फिर ही मैं किसी से मिलूंगा, मुझसे नहीं हैंडल होते आपके शौहर। शट अप सलार, बाबा कहा करे, मदीहा ने घूरा था। हाँ वही, वो लापरवाही से बोला, जबकि मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। भैया आ गए आप? परीशा और अमल एकदम चीखें के सलार के हाथ से सेलफोन गिरते गिरते बचा था। जब मैं नज़र आ रहा हूँ तो आ गया हूँ, ये चीखने के क्या तुक थी? वो दोनों को घूर कर बोला, जबकि वो दोनों ही हंसने लगी थी। क्या लाए हैं आप हमारे लिए? सबसे पहले ये बता दें, हमेशा की तरह उन्होंने सवाल किया। सलार ने सेलफोन साइड पर रखा। क्या मुझे कुछ लाना था? वो पुरसोच हुआ।
भैया, वो दोनों चीखीं। आराम से आराम से, अभी सूटकेस नहीं खोला मैंने, वो हंसते हुए बोला। मैं खोलूंगी। परीक्षा जल्दी से ऊपर भागी। आयत को भी लेते आना और बिना खोले सूटकेस मेरे पास हो, वो आंखें निकालता वॉर्न करने लगा था। हाँ हाँ ठीक है, परीक्षा ने सर झटका। मुझे तो सामान से मतलब है, वो मज़े से बोली। मैं आयत को बुलाती हूँ, अमल ने कहा तो सलार ने सर हिलाया था। तंजीला, अफशीन, सूफिया भी उससे मिली थी। आयत अपने लिए लाया गया सामान देख रही थी। सलार ने उसे अपने पास बिठाया हुआ था जबकि सारा काम परीक्षा और अमल कर रही थी। चंद पल को वारिस को और अपनी हालत को भूल भाल कर अपने हाथ में मौजूद बड़े सारे भालू को खुशी से देख रही थी। थैंक यू भैया, वो खुशी से बोली। मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को बेपनाह हुस्न बख्श दिया था जबकि सलार ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आयत की निगाह आरिस पर गई जो लाउंज के दरवाजे में खड़ा उसी की जानब देख रहा था। सर्द सपाट नजरें आयत की मुस्कुराहट सिमटती चली गई थी। उसने जल्दी से सर झुका लिया। सलार ने अचानक दरवाजे की जानब देखा। लो, तुम्हारा जहनी मरीज शोहर आ गया, उसने आयत के कान में कहा जबकि आयत ने बस एक निगाह उस पर डाली थी और उठने लगी। सलार ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बैठो चुपचाप, इसकी मजाल नहीं है मेरे सामने तुम्हें कुछ कहे। और इस फट्टू से बिला वजह डरती हो तुम, वो बोला जबकि आरिस को इग्नोर कर दिया था। आरिस अंदर आया और डायरेक्ट आयत से बोला था, मुझे कुछ खाने को दो। वो अक्सर उस पर हुक्म जमाता था मगर कबीर और बाबा के सामने दूर ही रहता था। आयत सर हिलाती उठी जबकि सलार ने उसे फिर से बिठा लिया था। भाई, तुम्हारे हाथ पाँव सलामत है, जाकर ले लो किचन से, उससे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा और आयत का सामान देखने लगा था। भैया, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, आरिस संजीदगी से बोला जबकि सलार ने उसकी जानब देखा। आयत का भी दिल धक से रह गया था। पहली बार उसने ये बात की थी। मैं दे देती हूँ, आयत ने जल्दी से कहा जबकि सलार ने शाने उचकाई थी। उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तभी ज़्यादा बहस किए बिना वो परीक्षा और अमल की जानब मुतवज्जो हो गया था जबकि आरिस आयत के पीछे किचन में आ गया था। बेटा, मैं स्नैक्स ला ही रही थी, तंसीला बोली। घर में छलफल सी हो गई थी तभी वो मुस्कुरा रही थी। आयत को देखकर बोली, चचे मगर मुझे स्नैक्स नहीं खाने। आरिस की सर्द आवाज़ सुनाई दी तो तंजीला ने इस बात में सर हिलाया और ख़ुद स्नैक्स लेकर वहाँ से बाहर आ गई थी। आयत ने उसकी जानब देखा जो हाथ बांधे उसी को घूर रहा था। क्या कहेंगे आप? उसकी गिरती उठती पलकों के रक्स को तंजिया मुस्कुराहट से देखता हुआ चेयर खींच कर बैठ गया। क्या खाएंगे आप? उसकी गिरती उठती पलकों के रक्स को तंजिया मुस्कुराहट से देखता वो चेयर खींच कर बैठ गया था। अगर तुम पेश हो जाओ तो रात अच्छी गुजर जाएगी, टांगे टेबल के नीचे फैलाकर वो बेबाकी से बोला था। आयत की सांसें फूलने लगी मगर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ड्रामा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैडम आयत कि ये भोली बनने का नाटक करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? अचानक छुरी उठाता वो उसकी जानब बढ़ा था जबकि आयत की चीख से निकली थी। आरिस ने छुरी उसकी जानब की जबकि आंखें निकाल कर उसको देखा। गोया जताया हो कि आवाज़ बंद रखो वरना गला काट दूंगा। आयत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था जबकि आरिस को सुनाई दे रहा था जैसे किचन में कोई आ रहा हो। उसने आयत का हाथ पकड़ा और किचन के साथ बने स्टोर रूम में ले गया जहाँ राशन लाकर रखा जाता था। आयत अपना हाथ छुड़वाने लगी। ज़्यादा आवाज़ निकालोगे तो सबको पता चल जाएगा, तो बेहतर है अपनी आवाज़ का गला गोंद दो वरना तुम्हारा गला गोंदने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वो बिल्कुल उसके नज़दीक हो गया था जबकि आयत की पुश्त अलमारी से जा लगी थी। प्लीज़ हारिस, ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करते हैं आप? उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। सिर्फ एक बात कहूँगा, इसके बाद मुझे तुमसे गज़ नहीं। उसके गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा बिल्कुल अपने नज़दीक करता हल्की आवाज़ में बोला। आयत के सुर्ख कांपते लब भीगी पलकें उसको उसकी जानब मुतवज्जो कर रही थी जबकि वो उस पर झुका गुस्सा करके अपनी तवज्जो बांट रहा था। पूछो क्या? उसे उसका दूसरा हाथ बेसाख्ता उसके घाल को सहलाने लगा था। आयत ने एक पल को आंखें बंद की थी। क्या? बोलो, वो बोली थी। बाबा से तुम कहोगे कि आरिस को दूसरी शादी की इजाज़त दे। वो फनकारा। आयत का सांस टूट सा गया था। आरिस ने तंजिया मुस्कुराहट से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे थे। आंख से आंसू टूटकर आरिस की उंगली पर जा सजा जिसे उसने मुस्कुराते हुए होंठों से लगा लिया। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को दोनों को कबूल कर लूँगा वरना मेरी आखिरी सांस तक तुम ब्याही या कवारी एक बच्चे की माँ लोगों को सस्पेंस में डालती रह जाओगी। सोच लो। वो प्यार से मुस्कुराया, उसकी जान निकाल कर कैसे बिल्कुल मुतमईन था। आयत को रोना आ गया। उसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में जकड़ ली थी जबकि आरिज उसके कांपते लबों से मजीद निगाह नहीं हटा पाया था और वो उसके चेहरे पर अचानक ही झुकता अपने लम्स की शिद्दत से उसे झुलसाने लगा था जबकि आयत की सांस बंद सी होने लगी थी मगर आरिज खमार में बहकता चला गया था। अपनी सांसों की फिक्र हुई तो उसने उससे लहदगी बरती और उसको सख्ती से जकड़े वो सांस बहाल करने लगा। आयत की सांसों की परवाह नहीं थी। उसने आयत की गर्दन को और सख्ती से जकड़ा था। तुम्हारे पास वक्त कम है, जितनी जल्दी हो बाबा से बात करो, उन्हें मनाओ या कुछ भी करो, समझी? अचानक उसे छोड़कर वो दूर हुआ था और अपने लबों पर से मामूली सा लगा खून साफ करने लगा। अंगूठे पर खून देखकर उसने वो खून ज़मीन में बैठी आयत के गाल पर सजा दिया था जिसके लबों से खुद भी खून निकल रहा था। आरिस मुस्कुरा दिया था। यकीन मानो तुम सारी भूख ख़त्म कर देती हो, वो उसके कान में बोला।
मैं इंतज़ार करूँगा। उसका गाल थिपथपाकर वो उसके पास से उठा और किचन में से निकलता चला गया था। बाहर वो सब स्नैक्स खा रहे थे। आरिस बेटा खाना खा लिया? मदीहा ने पूछा। जी मम्मा, खाना अच्छा था, वो मुस्कुराकर बोला। सब हैरानगी से उसकी मुस्कुराती बूथी देखने लगे थे, जबकि मम्मा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कहाँ जा रहे हो अब तुम? सलार ने मगरब के बाद का वक्त देखा। आरिस ने भी बाहर देखा और पलट कर आ गया था। जानता था वो उसे निकलने नहीं देगा, और अगर वो जिद करके गया भी तो कबीर और बाबा से बिला वजह झाड़ पिलवा देगा। ये इंसान का बच्चा कब बना? सलार ने माँ के कान में कहा, जिन्होंने उसके शाने पर थप्पड़ मारा। भाई है तुम्हारा? पता है, उसने कहा। ओ भैया! अचानक सलार की गर्दन में बाजू डाले जैन उस पर चढ़ा, जो अभी उठा ही था। मुश्किलों से तो वो कुछ करता था, और अब भी फ्रेश होने के लिए कि बाबा उसको झाड़ना पिला दे, वो जाने लगा कि जैन उस पर चढ़ दौड़ा था। सलार मुस्कुरा दिया और उसका कान पकड़कर उसको अपने सामने किया था। ठरकी आदमी, कहाँ थे पूरे दिन से तुम, और ये वक्त है घर आने का? उसने घूरा। यार प्लीज़ बड़े भैया की एक्टिंग मत करें। जैन ने हाथ जोड़े, जबकि सलार की जान था जैन। उसने हंसते हुए उसे गले से लगा लिया था। बीच में कोई मीटिंग तो नहीं आई तुम्हारी? उसके कान में पूछने लगा। मत पूछो यार, बड़े भैया की वजह से कंगाल हूँ मैं। वो मुंह बसोरने लगा था, जबकि सलार हंसा। बच तो गए हो ना? उसने पूछा। जैन ने सर हिलाया था। मैं सब सुन रहा हूँ। आरिस ने इन दोनों की तरफ देखा, जिनका चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। ऐसी बातें बच्चे नहीं सुनते, सलार ने कहा। मगर बड़े भैया ज़रूर सुनते। कबीर को देखकर आरिस हंसा। सब उसको हंसता मुस्कुराता देखकर खुश हुए थे। सबकी निगाह कबीर पर गई, अलबत्ता सलार की हंसी सिमट गई थी। यार बाबा तो नहीं आ रहे अभी? वो एकदम उसको देखते हुए बोला था। गाड़ी पार करके आ रहे, कबीर ने संजीदगी से कहा, और आरिस के साथ बैठ गया था। आह शिट! सलार जबकि भागा था अपने कमरे की जानब। बाबा को सख्त चिढ़ थी कि माँ बहनों के बीच कोई भी लड़का अपने नाइट ड्रेस में बैठे, जबकि वो कब से यूं ही बैठा था। वो ऊपर भाग गया, जबकि कबीर भी उठा। आरिस कुछ देर तक मेरे रूम में आओ, उसने कहा, जबकि मदीहा, जो आरिस के मुस्कुराने पर खुश हो रही थी, अचानक जैसे उसे एहसास हुआ कि आयत यहाँ मौजूद नहीं है। कबीर के जाने के बाद आरिस भी अपने कमरे में चला गया, जबकि मदीहा जल्दी से किचन में गई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने स्टोर रूम चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। या अल्लाह, अब इस मासूम लड़की का दिल दुखाकर मेरा बेटा खुश ना हो रहा हो। उन्होंने दिल से दुआ की और बाहर गईं, जहाँ मुर्तज़ा साहिब आ गए थे। सबने उन्हें सलाम किया और वो वहीं सबके बीच बैठ गए थे। मुस्कुराते चेहरे आने वाले वक्त से अनजान रिश्तों में खुश थे। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। कबीर को स्टडी में दाखिल होते देखकर उन्होंने किताब बंद की थी। हाँ बोलो, अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए बोले, यानी उसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। कबीर उनके सामने बैठ गया। टी शर्ट और ट्राउज़र में वो यूं भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बाबा, शादी का फ़ैसला किया मैंने, वो बोला बिना झिझके। मुर्तज़ा मुस्कुरा दिए थे। गुड, मैं तुम्हारे इसी फैसले के इंतज़ार में था। वो मुस्कुरा कर दराज में से कुछ तलाश करने लगे। मैं चाहता हूँ आप उस लड़की के घर मम्मा के साथ जाएं, मेरा रिश्ता लेकर, वो बोला। कौन लड़की? तेवरी माथे पर डाले वो पूछने लगे। नैन नाम है उसका, मुझसे छोटी भी है काफ़ी, मगर मुझे पसंद है, वो बोला तो मुर्तज़ा तैश में उसकी जानब देखने लगे। दिमाग ख़राब है या दुरुस्त करूँ तुम्हारा? हमारे ख़ानदान में कोई गैर लड़की नहीं आएगी। और तुम समझ रहे हो, जब शीन ने ज़िद में आकर कर लिया तो अब इस घर में सबके ज़िद्दे मानी जाएंगे, वो टेबल पर हाथ मारते बोले, जबकि कबीर ने सुर्ख नज़रों से उनकी जानब देखा था। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूँ, अफशीन चचे की नहीं। कबीर के मिजाज से कौन वाकिफ़ नहीं था? सामने चेयर पर बैठे वो भी जानते थे। कबीर, मैं बहस नहीं करना चाहता, मगर तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा की बहन की बेटी के बारे में हमने काफ़ी पहले से सोचा हुआ है। ख़ानदानी लोग हैं, मुर्तज़ा तहम्मुल से बोले थे। बाबा, मैं आपसे नैन की बात कर रहा हूँ। कबीर ने अपने गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। कबीर, बहस मत करो, जाओ यहाँ से। हम लोग कल ही उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे, वो बोले और दोबारा किताब उठा ली थी। इस वक्त कबीर के खून में अंगारे से दौड़ उठे थे। शादी भी फिर आप खुद ही कर लेना। पास पड़ी किताबों को फेंकता वो उठा और तनफन करता बाहर निकला था, तो सलार सामने संजीदगी से खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कबीर का लाल सुर्ख चेहरा था। वो वहाँ से अपने रूम में जाने लगा। कबीर, बात सुनो मेरी। सलार उसके पीछे दौड़ा। मुझसे किसी ने बकवास की तो अपना मुंह तोड़वाएगा, वो आधी रात को धाड़ा था, जबकि सलार दूर हट गया था। मैं तुमसे बकवास नहीं, सिर्फ बात करना चाहता हूँ, और तुम मेरा मुंह तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। बेहतर है बात कर लो। टूटे हुए मुंह से फिरते हुए दोनों अच्छे नहीं लगेंगे, उसे कौन से बोला। कबीर ने गुस्से से सांस खींचा और कमरे में चला गया था, जबकि सलार भी उसके पीछे अंदर चला गया। वो नैन नामी लड़की के बारे में सब जानना चाहता था, जो उसके भाई को पसंद आ गई, यानी इस ठेठ इंसान को, जो अपने साथ साथ उसकी उम्र भी निकाल रहा था शादी की। मम्मा, कबीर की पुकार पर वो एकदम पलटी थी। आ जाओ, मुस्कुराकर उसको अंदर आने का कहा। सलार ने जो नादिर मशवरा रात को उसे दिया था, उस पर वो खुद हैरान था कि उसके भाई के अंदर से मशवरा निकला। उसने तो उसे झड़क दिया और भगा दिया था। अपने बाप को वो अच्छे से जानता था, मगर करनी उसने अपनी ही थी, तभी उसने माँ के पास जाना मुनासिब समझा। क्या हुआ? उसकी पुरसोच नज़रों की जानब देखकर हंसती थी। कबीर मुस्कुराया। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, शादी करना चाहता हूँ उससे, उसने कहा तो मदीहा ज़रा चौंक सी गई थी।
अपनी बहन की बेटी तो उन्होंने भी कबीर के लिए पसंद की हुई थी, बस इंतज़ार में थी कि वो कब शादी के लिए मुझ पे जवाब देगा, मगर बेटे की चमकती आंखें देखकर वो मुस्कुरा दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई है, जल्दी से बताओ कौन है, अपने बाबा से बात की, उन्होंने पूछा। उनके मुस्कुराने पर कबीर भी एकदम खुश दिखाई देने लगा। जी की थी बाबा से बात, उसने सोफे पर सुकून से बैठते हुए कहा। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? वो उनका जवाब जानती थी, फिर भी उन्होंने पूछ लिया था। वो ईमन और मेरी शादी की बात कर रहे थे और ये मुमकिन है वो और ये नामुमकिन है, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कबीर ने ईमन को सोचते हुए जवाब दिया था। बुरी बात, आपकी भी बहनें हैं, मदीहा ने टोका। तो आप ये बात बाबा को समझाएं कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो उनकी मर्जी से चलूँगा, वो सख्ती से बोला। मदीहा हैरान सी हुई थी। कबीर वो उसके पास आकर बैठी। मैं आपके बाबा से बात करती हूँ, वो बोली। आप आज ही मेरा रिश्ता जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ ले जाएं, मैं एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहता, उसने कहा और उन्हें एड्रेस बताकर वहाँ से उठ गया था। मदीहा यूं ही बैठी रह गई थी। देख यार, ज़बरदस्त लड़की है, जैन की तरफ मोबाइल बढ़ाते वो बोला था। जैन ने मोबाइल को थाम लिया। बेबाक लिबास में वो जो भी लड़की थी किसी गाने पर डांस कर रही थी। जैन ता देर उसको देखता रहा जबकि सब दोस्त हंसने लगे थे। यार ऐसी चीज़ हकीकत में नहीं मिलती, उसने वीडियो ख़त्म होते ही सरदा भरी थी। तो चल मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ से तेरा लौटने का कभी दिल ही नहीं करेगा, उनके ग्रुप में नया आने वाला लड़का एहतिशाम बोला था। नहीं भाई, हम ऐसे धंधों में नहीं पड़ते, बाकी दोस्तों ने कहा। क्यों, हम बच्चे? जैन ने उनको घूरा। जैन होश के नाखून ले, तेरे 3 भाई, वो तुझे रात के घर से निकलने नहीं देते, कहाँ तो ऐसे मुशागिल को अफोर्ड कर सकता है, एक दोस्त ने कहा था। यार सलार भैया आ गए, वो सब संभाल लेंगे, तुम लोग चलने का प्लान बनाओ, वो बोला तो एहतिशाम हंसा था। ऐसा लग रहा है बरसों से बताए बैठा है अपनी ख्वाहिश, एहतिशाम ने जवाब दिया। ना पूछ यार, जैन ने कहका लगाया तो सब हंस दिए थे। और तेरी चश्मिश का क्या होगा, दूसरे दोस्त ने पूछा। क्या होना है, वो तो अपनी ही है ब्रो, जैन ने आंख मारी। काफ़ी दिन हो गए थे उसने रास्ता नहीं काटा था उसका, आंखों में एकदम उसको सोचती हुई चमक सी उभरी थी। चल ठीक है, आज रात का ही प्लान बनाते हैं, एहतिशाम बोला। भाई मैं शामिल नहीं हूँ, उसने इनकार किया। जैन ने उसको घूरा था। हम सब जाएंगे समझा, उसने जवाब दिया और एहतिशाम ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ एक नंबर डायल किया और अपनी जगह से उठ गया था। आता हूँ मैं, उसने कहा और एक तरफ हो गया था। हाँ सुनीता भाई, अब अपना माल तैयार कर लेना, अमीर लड़के हैं, एहतिशाम ने धीमी आवाज़ में कहा और फ़ोन बंद कर दिया था और वापस उनके पास आ गया। जिन्होंने आज कॉलेज बंक कर दिया था, जबकि सुबह वो परीक्षा और अमल के साथ कॉलेज आया तो था, मगर दीवार फैलाकर वो सब दूर निकल गए थे। भैया आज रात में लेट घर आऊँगा, दोस्त के घर स्टडी का प्लान है। सलार और कबीर इकट्ठे ही बैठे थे। जैन एकदम ऑफिस आया था, दोनों ने उसकी जानब देखा। किस लिए? कबीर ने पेन एक तरफ रखकर सख्त नज़रों से उसको देखा था। सलार भी उसी की जानब देख रहा था। ग्रुप स्टडी का प्लान है, वो मिनमिनाया। बकवास है सब, वक्त पर घर पहुंच जाओ, कबीर ने 2 टूक बात की, जबकि जैन ने मस्कीनियत से सलार की तरफ देखा था। जाने दो, क्या मसला है तुम्हें, सलार बीच में बोला। और तुम इसकी शक्ल पर चले जाओ, कोई नेक कारनामे नहीं है तुम्हारे भाई के दोस्तों के साथ उड़ता फिरेगा। कबीर खफा हुआ। कुछ नहीं होता, सलार बोला। और जैन साहब ये बस आज के लिए, और तुम रात 10 से पहले घर हो, उसने कहा। ब्यू 10? बस 10 तक तो एक काम भी पूरा नहीं होगा। जैन ने पाँव पटके थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, कबीर एकदम कुर्सी से उठा था। जैन सलार के पीछे छुप गया था। मैं 12 बजे आ जाऊँगा, जैन ने कहा। कबीर ने नफ़ी की थी। अच्छा 1 मिनट, 11:30, इससे ज़्यादा नहीं, सलार बोला। यार आप लोग भी तो घूमते फिरते हो। शट अप जैन, सलार ने घूरा। जैन एकदम चुप हो गया था। सलार से पंगे लेने का मतलब था कि दोबारा उसे ऐसी अय्याशी का मौका कभी नहीं मिलता। ठीक है, वो मुँह बनाकर बोला। गुड, सलार हंस दिया और ख़ुद भी कबीर के पास से उठा था। चलो मैंने भी घर चलना है, वो बोला तो जैन और सलार दोनों एक साथ बाहर निकल गए थे, जबकि कबीर ये सोच रहा था कि क्या उसकी माँ चली गई होगी। उसने माँ को फ़ोन कॉल की, मगर उनका नंबर बिजी जा रहा था। उसने सेल फ़ोन बेड पर पटक दिया था। अब क्या वो टीनेजर्स की तरह रोज़ उसको देखने के लिए रोज़ कॉलेज जाता? तो बेहतर नहीं था सीधे तरीके से वो उसको अपना लेता, उसको अपना बना लेता, जहाँ वो उसकी होती बस। अचानक उसके ख्यालों में उतर गया था। शदाब चमकता चेहरा आंखों के सामने लहरा सा गया था। वो मुस्कुरा दिया। मे आई कम इन सर? अचानक उसकी सेक्रेटरी ने पूछा तो उसने चौंकते हुए सर इस बात में लाया था। सर आपकी मीटिंग थी आज और टाइम भी हो गया, मुर्तज़ा सर आपका वेट करें, वो बोली तो सर जैसे याद आ गया था। वो अपनी जगह से उठा, सेलफोन उठाया और मीटिंग रूम की जानब चल दिया था। मजबूत कदम उठाकर उसने कांच के शीशे को प्रेस किया और अंदर दाखिल हो गया, मगर सामने समीर को अहमद साहिब के साथ देखकर वो हैरान हुआ और फिर उसके माथे पर लादादाद छिकने पड़ी थी। दिल तो किया सीधा सवाल कर ले किस लिए आए हो, मगर वो खामोश रहा। कैसे हो कबीर बेटा? अहमद अपनी मकरूम मुस्कुराहट से बोले। कबीर ने बस सर हिलाकर जवाब दिया और निगाह मोड़ ली थी, जबकि सुमैर ने उसकी जानब देखा। लबों पर मुस्कुराहट थी, जैसे उसको चिढ़ाकर और यहाँ आकर हैरान करके वो बहुत खुश हुआ। समीर पहले उसका पार्टनर रहा था, मगर अपने सेक्रेटरी के साथ उसको ज़बरदस्ती करते थे। कबीर ने समीर का कुछ नहीं छोड़ा था और उसका पैसा और उसको और उसके बाप को उसने धक्के देकर निकाल दिया था।
जबकि उसके जाने के बाद स्टाफ ने उसकी और अहमद की शिकायतें बताकर कबीर का दिमाग समीर की जानब से और भी ख़राब कर दिया था कि वो हर लड़की की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता रहा था। जबकि कबीर रोज़ी की जगह पर उसकी नजाकत देकर भन्ना उठा था। उसने बात मुर्तज़ा को या फिर किसी को नहीं बताई थी, सिवाय सलार के और समीर को निकालने की वजह पूछी तो उसने कोई बहाना बना दिया था। जबकि दोबारा उसने किसी से इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी, क्योंकि समीर के शेयर्स डालने का प्लान भी उसी का था। समीर ने उसकी तरफ से निगाह हटा ली और अहमद साहिब मुर्तज़ा से हाथ मिलाकर उठ खड़े हुए, जबकि मुर्तज़ा मुस्कुरा दिए थे। बाकी भाइयों से भी उन्होंने हाथ मिलाया और जब कबीर से मिलाने लगे तो वो वहाँ से उठकर मुर्तज़ा के पास आ गया था। अहमद ने अपना हाथ पीछे किया और समीर ने नहुवत से उसको देखा और वहाँ से बाहर निकल गया। क्यों आए थे ये लोग? कबीर ने बेताबी से पूछा। बताता हूँ, घर चलो, मीटिंग कल कर लेना, मुर्तज़ा ने कहा और ख़ुद भी सब उठकर घर के लिए निकल गए थे। रात के दूसरे पहर सिगरेट की तलब महसूस करके वो बाहर निकल आया, मगर यहाँ सिगरेट पीना किसी अजाब से कम नहीं था। तभी वो पीछे की तरफ आ गया। सुकून से सिगरेट पीते हुए वो वॉक कर रहा था कि अचानक चीखों की आवाज़ पर वो इस आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ। सिगरेट ज़मीन पर फेंकी और अदील के कमरे की जानब चल दिया। वो जानता था यहाँ सिर्फ अदील का कमरा है, जबकि उसके आगे अफशीन का पोर्शन था। वो जैसे ही इस तरफ आया, कोई भागता हुआ उसके सीने से लगा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लें, प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे बाल काट देंगे, मुझे बचा लें। बुरी तरह से सिसकती हुई वो लड़की उससे मदद तलब कर रही थी, जबकि अदील हाथ में कैंची और छुरी पकड़े पीछे आ रहा था। इधर आ तू, वो अपनी तोतली जुबान में बोला। सलार ये मंजर देखकर हैरान था। ये लड़की इस पागल के पास कहाँ से आई? लड़की अदील को देखकर जल्दी से सलार के पीछे छुप गई, जबकि अदील चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। दूर हटो, वो एकदम गुस्से से बोला। अदील सहम कर उसको देखने लगा। मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वो बोला। अच्छा? सलार एकदम उसकी जानब बढ़ा। अदील एक कदम दूर हुआ था, जबकि अपनी पुश्त पर वो मध्यम सिसकियाँ सुन सकता था। ए यू शट अप, वो एकदम चिढ़कर पलटा और गुस्से से बोला। तो जिमल की आवाज़ को ब्रेक लग गई थी। क्या कर रही हो तुम इस पागल के कमरे में? वो समझ नहीं पा रहा था ये लड़की कौन है। जिमल ने सुर्ख नज़रों से उसकी जानब देखा, जबकि अदील ने चीखना शुरू कर दिया था। उफ! सलार ने तब कर उसकी चीखों की पुकार सुनी थी। इससे पहले वो उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देता, अफशीन दौड़ती हुई इन तक पहुंची थी। हाय मेरा बच्चा, उन्होंने रोते हुए दिल को गले से लगाया और जिमल को फाड़ खाने वाली नज़रों से देखा, जो सलार के पीछे खड़ी थी। एकदम अफशीन को देखकर उसका दम खुश्क हुआ और वो उसके पीछे से निकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सलार? अफशीन ने सलार से पूछा। अब इस पागल को पागल खाने क्यों नहीं पहुँचाती? और मुंह फटकी तो उस पर इंतहा थी। सलार बेटा है वो मेरा। अफशीन एकदम तपी थी। हाँ पता है मुझे, और ये लड़की क्यों थी इसके कमरे में? आप जानते हैं वो छुरी से इसके बाल काटने वाला था। सलार बोला। वो तुम्हारा मसला नहीं है, उसकी बीवी है, जो मर्जी करे उसके साथ, अफशीन ने गुस्से से कहा, जबकि सलार तो चौंक कर रह गया था। और तुम अंदर जाओ दिल को लेकर, जिमल को गुस्से से देखकर वो बोली थी। एक मिनट, सलार ने बिना लिहाज के जिमल का हाथ पकड़ लिया था। जिमल ने हैरानगी से उसको देखा। पहली बार इस घर के किसी फर्द को देखा था, वरना जिस अजियत में वो थी कोई जान भी नहीं सकता था। तुम इसकी बीवी हो? वो बेहद हैरान था, उसे पूछने लगा। सलार छोड़ो इसका हाथ, अफशीन गुस्से से तपी, जबकि जिमल ने अपना हाथ उससे छुड़वाया। सलार को धचका सा लगा था। अदील ने अचानक झपट कर उसके बाल जकड़ लिए थे। सलार एकदम उसकी जानब बढ़ता कि अफशीन बीच में हायल हो गई थी। खरीद कर लाई हूँ मैं इस लड़की को, तुम्हारा मसला नहीं है ये, अफशीन आंखें निकाल कर बोली। मगर चच्चे इंसान है वो तिल मिलाया। तुम्हारा मसला नहीं, जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, वो भड़की, जबकि सलार की नज़रें अदील पर थी, जबकि वो लड़की चुप थी। अदील उसके बाल खींच रहा था, लंबे लहराते बाल। सलार ने मुठ्ठियाँ बींच रही थी। अफशीन भी वहाँ से चली गई। अलबत्ता सलार अब भी उस बंद दरवाजे को देख रहा था। वो ना चाहते हुए भी वहाँ से पलटा और अपने घर की तरफ आया था। तभी जैन भी अंदर दाखिल हुआ। सलार की तवज्जो उसके डगमगाते कदमों पर नहीं गई, क्योंकि वो बेहद हैरानगी और शौक का शिकार था। वो सीधे मम्मा के कमरे में गया था, जबकि जैन जल्दी से अपने कमरे में भाग गया था। आ जाओ मेरे चाँद, वहाँ क्यों खड़े हो? वो दोनों ही जाग रहे थे। मदीहा ने कहा। सवाल करना है, वो संजीदगी से बोला। बेटे तमीज़ लिहाज पे कोई शय है, और आराम से बैठकर बात करो, मुर्तज़ा ने टोका और सलार बैठ गया था। मम्मा अदील की शादी कब हुई, और वो भी एक बाशऊर लड़की से? वो हैरानगी की इंतहा पर था। जो मोहतरम, आप एक मास घर से दूर रहे, मुर्तज़ा ने तंज किया। मगर उसकी शादी कैसे करवा दी आप लोगों ने? सलार भड़का। ये अफशीन की जिद थी बेटा, हमने तो इस लड़की को आज तक देखा भी नहीं, मदीहा अफसोस से बोली। सलार ने मुठ्ठियाँ बंद कर ली, तभी कबीर कमरे में आया था। मदीहा ज़रा शर्मिंदा से हो गई, जानते थे वो क्या बात करने आए। कबीर अंदर आया, मदीहा की तरफ देखे बिना वो मुर्तज़ा की जानिब मुतवज्जो हुआ। आपने बताया नहीं बाबा, समीर क्यों आया था? वो खबीस क्या करने आया था? सलार एकदम बोला। गुस्सा तो उसे दिल पर ही बहुत आ रहा था, और समीर का नाम सुनकर तो वो और भी भड़क गया था। तुम दोनों के साथ मसला नहीं समझ आता मुझे, अभी वो तीसरा भी पहुंच जाएगा। बदबख्त बाप से बैठ डाले बैठा है, वो गुस्से से बोले तो वो सब चुप हो गए थे। परीशा का रिश्ता लेकर आए थे वो दोनों। मुझे और शहाब को तो समीर बहुत पसंद है, सिकंदर ने भी हाँ कर दिया, वो बोले तो कबीर ने अपनी मुठ्ठियाँ बंद की थी। जबत से चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि सलार एकदम खड़ा हो गया था।
ये क्या बात हुई? आप ऐसा कैसे फैसला कर सकते हैं? वो एकदम चिल्लाया था। निकलो कमरे से। जब तुम्हारे पास बाप से बात करने की तमीज़ नहीं है तो सामने मत आना। वो सख्ती से बोले। मदीहा खामोश खड़ी थी। सलार गुस्से से निकल गया। मजीद रुकता तो वो वाकई लिहाज भूल जाता। अलबत्ता कबीर ने बाप की तरफ देखा था। ऐसा नहीं होगा बाबा, वो लड़का हमारी परीक्षा के काबिल नहीं है। वो तहम्मुल से बोला। हम फैसला कर चुके हैं, हमें कोई बुराई नहीं लगती। मुर्तज़ा बोले। मैं शहाब चाचू से बात कर लूँगा खुद ही, उसने कहा और वहाँ से उठ गया था। कल रात से वो काफ़ी डिस्टर्ब था। मिजाज ख़राब और बरहम से थे। वो नाश्ते के लिए नीचे आया और बाबा को अपने भाइयों समेत लाउंज में देखकर उसने अपनी आंखें साफ की। कपड़े वही हाल था। वो नाइट ड्रेस में था। पाँव पटक कर वो दोबारा कमरे में चला गया। बार बार अदील और उस लड़की का ख्याल दिमाग में आ रहा था। किस कदर चेप है अफशीन चची, उसने नहुअत से सोचा। बिस्तर पर ऊंधा मुंह लेटा हुआ मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा। तभी अफान का फ़ोन आया जिसने उसे पिक किया था। साले तू आ गया और मुझे बताया भी नहीं, उसे बिना हाल अहवाल के शिकवा किया था। मेरे भाई तेरी मोहब्बत की कब्र पर मीनार बन रहा है, फिलहाल अपनी परवाह कर। वो सर झटक कर बोला। क्या मतलब? अफान समझा नहीं था। पता नहीं यार, बाबा के साथ मसला क्या। अब इंसान बूढ़ा हो गया तो मान ही ले कि हाँ मैं बूढ़ा हूँ। नहीं, सारे उल्टे सीधे फैसले खुद ही करने हैं। वो बरहम लगा था। तमीज़ से भाई, सुन लिया ना, किसी ने पता लग जाएगा। अफान हंसा। परीशे का रिश्ता हो रहा है समीर नामी शख्स से, सलार ने से हकीकत से आगाह किया। क्या? अफान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तमाम ऑफिस वर्कर्स उसको हैरत से देखने लगे। क्या बकवास है ये, वो बोला और बाहर निकल आया था। मेरे बाप का फैसला है ये, सलार ने सर झटका। और तुम कुछ नहीं बोले, जबकि तुम जानते हो कि वो रुक गया। सलार जानता था कि वो परीक्षा के लिए फीलिंग्स रखता है, बल्कि आज से नहीं, काफ़ी अरसे से। कबीर के हाथ में है फिलहाल ये मामला, देखते हैं वो क्या करता है। बहरहाल मेरा एक मशवरा है, बाबा लाजमी परीक्षा से बात करेंगे। तुम अपनी फीलिंग्स से आगाह कर दो ताकि वो सीधा इनकार करे, सलार बोला जबकि अफान खामोश था। तुम्हें लगता है वो मुझसे मेरे जज्बात को समझ जाएगी? ऑफकोर्स मेरा स्टेटस तुम लोगों जितना नहीं है, अफान संजीदा था। बकवास कम करो। किसी स्टेटस का दिल की फीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर मोहब्बत पैसों में तोली जाती तो बन जाती बड़ी बड़ी कहानियाँ, ही रांझा लैला मजनू फलां फलां। उसने झड़क दिया जबकि अफान ने फ़ोन बंद कर दिया था। सलार ने जबकि सेलफोन साइड पर फेंक दिया था। आज संडे था, तब भी सभी घर पर थे। वो उठकर अपने कमरे की ग्लास वॉल के पास आ खड़ा हुआ, जहाँ से पूरे घर का नज़ारा साफ दिखाई देता था और तीसरी मंजिल पर सिर्फ उसी का पोर्शन था जो हर किस्म की आराइश और लग्जरी से आरस्ता था। सिगरेट जलाकर लबों से लगाने के बाद उसने ग्लास वॉल पर से पर्दे हटाए थे। आज मौसम काफ़ी अच्छा था। जगह जगह सफ़ेद बादलों के मरगोले हल्के नीले आसमान की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, जबकि झूमते दरख्त बता रहे थे कि हवा भी खुशगवार है। सिगरेट का धुआं शीशे को धुंधला करने लगा तो उसने अपने हाथ से इस धुंध को साफ किया और निगाह बिल्कुल सामने जा ठहरी थी। वो अपने बालों को पकड़े रो रही थी। सलार के मुंह से सिगरेट छूटी और फर्श पर जा गिरी थी। कल रात जिन बालों की खूबसूरती पर वो पल भर को ठटका था, आज जगह जगह से कटे हुए उल्टे सीधे बालों को देखकर उसका दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ा गया था। खामोश साकित नज़रों से उसने ये नज़ारा देखा था। वो बेंच पर बैठी थी और मुसलसल रो रही थी। सलार ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, दांतों को सख्ती से दांतों पर जमा कर वो इस शीशे पर बेचैनी से हाथ रखता सामने देखने लगा, जबकि उस लड़की को जैसे किसी ने आवाज़ दी थी। आंसू जल्दी से साफ करके वो यूं ही अंदर भाग गई थी। सलार ने ग्लास वाल पर मुक्का मारा। इस बेहिस्सी पर उसका खून खौल उठा था। अगर ग्लास वाल मजबूत ना होती तो ज़रूर टूट जाती। वो जल्दी से वहाँ से हटा और फ्रेश होने चला गया था। कुछ ही देर में फ्रेश होकर वो ब्लैक कमीज शलवार में बाहर निकला। चेहरे पर सख्ती थी, उलझन थी। उसका सेलफोन बजने लगा। उसने ब्लूटूथ अटैच किया और उसके पीए की आवाज़ उभरी थी। सर, अकबर अंसारी मूवी डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, उससे इन्फॉर्म किया। ठीक है, सलार ने जवाब दिया। सर, मैं आपकी गाड़ी रेडी कर चुका हूँ, 5 मिनट में आपको पिक करता हूँ, वो बोला तो उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दी थी। बाल बनाकर वो नीचे आ गया, जहाँ अब भी सब चाय का लुत्फ ले रहे थे। कहाँ जा रहे हो तुम? मुर्तज़ा सबसे पहले बोले। कबीर भी उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकला था जबकि आरिस मौजूद नहीं था और सैन कल हुई वारदात के नशे में सुन बैठा था। अलबत्ता परीक्षा और अमल का टेप रिकॉर्ड चल रहा था जिस पर सब मुस्कुरा रहे थे। आयत भी आज तो बीच बीच में बोल रही थी। काम से जा रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा, उसने जवाब दिया और जाने लगा। ये महीने बाद तुम्हारी शक्ल घर में नजर आई है, फिर से काम शुरू हो गए तुम्हारे, वो बोले तो सलार ने तब का रुख बदला था। तो क्या करूँ, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊँ, काम धंधा छोड़ दूँ? वो एकदम फनकारा। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? मुर्तज़ा हत्तक के एहसास से धाड़े। एकदम चारों तरफ में सन्नाटा छा गया था। मैं सलार, कबीर की सख्त आवाज़ बीच में सुनाई दी थी। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, वो घूर कर बोला था। तो इन्हें भी समझा दो, काम से जा रहा हूँ, हर चीज़ पर निगाह रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपने घर पर भी निगाह डालने। क्या क्या तमाशा लगाया हुआ है, वो गुस्से से फनकार रहा था। बदतहसीब भी अक्सर वो कर जाता था, मगर कभी ऐसा रवैया नहीं रखा था। सभी हैरानगी से उसको देख रहे थे। मुर्तज़ा अपनी जगह से उठे और उसके पास आए थे। आरिस पे शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया। वो जैनी से बात कर रहा था जिसने उसको वीज़ा लग जाने की खुशखबरी दी थी।
काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, मगर बाहर से सलार भैया की आवाज़ सुनकर वो बाहर निकल आया। क्या तमाशा लगा हुआ है? क्या तमाशा लगाया हुआ है मैंने इस घर में? वो सख्त नज़रों से उससे पूछ रहे थे। सलार ने बिना डरे अपना रुख उनकी जानब कर दिया था। आपको बहुत शौक है बाबा हर चीज़ में बैलेंस रखने का। कोई चीज़ भले वो इलाद ही क्यों ना हो, कोई नुक्स ना हो उसमें। कहीं आपके 4 बेटे किसी बुरी सोहबत में ना पड़ जाएं, कहीं आपके भाई कुछ गलत ना कर दें। जब ज़िंदगी इतनी मेंटेन है तो कैसे आप उस पागल उल्लू के पट्टे दिल के साथ एक बाशऊर लड़की को बांध सकते हैं? वो धाड़ा। अफशीन तो बेटे के लिए अल्फाज सुनकर तिलमिलाई सिकंदर का बाजू झंझोड़ दिया। बचपन से इसको मेरे बेटे से बैर है, मुझे मसला समझ नहीं आता इसके साथ क्या है। वो बीच में बोली, जबकि मदीहा ने उनका हाथ पकड़ लिया था। बस करें भाभी, आपका ये बेटा इसे पागल पागल कहकर मुझे तकलीफ़ देता है। मैं जानती हूँ मेरी औलाद में नुक्स है, तो क्या मैं उसको खुश नहीं कर सकती? तो उसको खुश करने के लिए किसी के अरमानों का गला घोंटना ज़रूरी है? वो एकदम गुस्से से बोला कि मुर्तज़ा का हाथ उस पर उठ गया था। बस चुप, वो सख्ती से बोले। सलार उनकी जानब सुर्ख चेहरे से देखने लगा, जबकि कबीर एकदम बाप और उसके बीच में आया था। सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। ऐसे अमल की किसी को उम्मीद नहीं थी। सलार बिना लिहाज के उन पर झपटा, जबकि आरिस दौड़कर उस तक पहुंचा था। क्या कर रहे हैं भैया आप? उसने सलार को दोनों बाजुओं से जकड़ लिया था। बाप पर हाथ उठाएगा ये? छोड़ो इसे, मैं भी देखूँ ये कैसे हाथ उठाता है। एक अनजान लड़की के लिए कैसे सामने तनेगा? वो चिल्लाए। बाबा क्या हो गया है आपको? कबीर ने उनको दूर किया था। मेरी एक बात सुनी, जिसे तकलीफ़ है उसे पागल कहने से तो वो कान खोल कर सुने, वो पागल ही है, और इस पागल को ठिकाने तो मैं खुद लगाऊंगा। उसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया ना आपने, उसे जैसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सलार अपनी ज़ुबान को लगाम दो। बेटा है वो मेरा, सिकंदर उंगली उठाकर बोले। सलार ने आरिस को झटका और वहाँ से निकलता चला गया था, जिसने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उसका ये रिएक्शन यकीनी था। किस तरह अपने ख़राब हुए बालों को जकड़ कर रो रही थी। उसको लग रहा था गुस्से से उसके दिमाग की रगें ही ना की फट जाए। पीए ने उसके आगे जूस का ग्लास किया। उसने वो थाम कर एक सांस में चढ़ा लिया था। बियर तो मुझे, वो बोला तो पीए ने जल्दी से गाड़ी की डिग्गी से सामान निकाला और उसके सामने पेश कर दिया था। मुर्तज़ा साहिब बेहद गुस्से में थे, जबकि उन्होंने दोबारा सलार का घर में आना बंद कर दिया था कि वो दोबारा घर नहीं आएगा। कबीर बार बार उनको ठंडा करना चाह रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर और शीन ने एक हंगामा मचाया हुआ था और सब लड़कियां सहमी हुई से एक कमरे में बंद थी, जबकि जैन को तो अपनी ही फिक्र लगी हुई थी। पहली बार उसने शराब पी थी और अब तक वो अपने तवाज़ुन में नहीं था। तभी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसने कमरे में गुजारने का सोचा था। वो कमरे में लेटा लड़ाई के बारे में सोच रहा था, तभी एहतशाम की फ़ोन कॉल आई। उसने पिक की थी। क्या प्लान है ब्रो आज का? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, आज मैं घर से नहीं निकल सकता। बाबा घर हैं, आज संडे है ना, जैन ने अफसुर्दगी से कहा, जबकि एक बार जो चस्का उसको लग गया था, बार बार वहाँ जाने के लिए दिल उकसा रहा था। ओ पागल, तू क्यों डरता है अपने बाप भाइयों से इतना? एहतशाम बोला। यार तुम नहीं जानते हमारे घर को, माहौल को, जैन ने कहा था। अच्छा तो फिर कुछ कर, आज रात मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। एहतशाम ने लालच दी, जबकि जैन एकदम उठा था। न्यू आई है क्या? वो बोला तो एहतशाम हंस पड़ा था। हाँ भाई। उफ, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। उसने इर्द गिर्द देखा था। मगर सलार भैया घर पर नहीं है, वरना निकलना आसान हो जाता। जैन बोला। तो ऐसा कर, चुपके से भाग कर निकल जा, ऐसे कि किसी को शक ना हो कि तू कहाँ है। एहतशाम बोला तो जैन को ये सब कुछ मुनासिब लगा। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। वो मुस्कुराया और जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर कोई नहीं था। मम्मा बाबा के कमरे में कबीर भैया थे, सिकंदर चाचू थे और बाकी सब बड़े थे। आरिस भी वहीं पर था। उसने वक्त देखा, शाम होने में कुछ ही देर थी, किसी की तवज्जो उस पर नहीं जाएगी। थैंक यू ब्यू। उसने बिना देखे सलार का शुक्रिया अदा किया कि आज जब वो भागेगा और किसी का ध्यान उस पर नहीं जाएगा तो ये सब भी सलार की वजह से ही होगा। जैसा वो हंगामा मचा कर गया था, वो जल्दी से दोबारा अपने कमरे में चला गया था। आरिस बहुत देर बाद थक कर वहाँ से निकला। जानता था उसके बाप को अपनी ज़िद से कोई नहीं हटा सकता, तभी उसने वहाँ से उठना ज़रूरी समझा था। कबीर ने कल ही उसे ऑर्डर दे दिए थे कि वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा और उसने हामी भी भर ली थी। 10-15 दिनों में वैसे भी वो यहाँ से फ़रार होने वाला था, मगर उसे पैसे की ज़रूरत थी और वो पैसा उसे आयत दिला सकती थी। उसने पूरे घर पर निगाह दौड़ाई, वो उसे कहीं नहीं मिली थी। उसने मैसेज सेंड किया, सलार भैया के पोर्शन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में मेरे पास पहुँच जाओ। मैसेज करके वो खुद तीसरी मंजिल की जानब चल दिया था। आयत ने मैसेज पढ़ा और पढ़ते ही जैसे उस पर घबराहट सवार होने लगी थी। परीशा ने उसकी जानब देखा। आयत की भी निगाह उस पर गई थी और परीशा ने अमल को बाहर से चाय लाने का कहकर बहाने से बाहर निकाला और ज़बरदस्ती आयत से मोबाइल खींचकर उसने वो मैसेज रीड किया था। इस सारिस को तो मैं छित्तर बड़े भैया से पढ़वाऊँगी। वो एकदम गुस्से से भड़की। प्लीज़ परीशा, मेरा सेलफोन वापस दो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, कोई रज कर कोड़ मगज़ हो। उसे तुमसे क्या काम पड़ गया? तुम अपने बारे में सोचो। खौफ आ रहा है मुझे हकीकत से, जिसके बारे में किसी को पता चला तो क्या बनेगा? कहीं नहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी तुम, बैठी रहो इधर ही। वो गुस्से से बोली। परीशा, आयत मिनमिनाई। शट अप। परीशा ने उसको आंखें दिखाई थी। ये तुम्हारी बुज़दिली ही है जो वो यहाँ तक पहुँच गया और उसने इतनी बड़ी हरकत कर दी है, उससे कोई शर्मिंदगी भी नहीं। और कैसे वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? वो चिल्ला उठी थी। आयत की आंखें भीग गईं।
वो गुस्सा होंगे। वो सुर्ख नज़रों से उसे देखते हुए कहने लगी थी। भाड़ में जाए, परीक्षा ने लापरवाही से कहा। तुम चाय के मज़े लो, इस अफलातून को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम कोई गिरी पड़ी नहीं है जो वो तुम्हें दिन कहेगा तो दिन और रात कहेगा तो रात मान लूगी। वो गुर्राई, जबकि आयत को कुछ हौसला सा हुआ था। परीक्षा के हाथ में दबा अपना सैल देकर उसने गहरी सांस भरी और आंसू साफ किए थे। परीक्षा उसके हौसला पकड़ने पर खुश सी हुई थी और अमल भी इतनी देर में आ गई थी। अब तीनों डिस्कस कर रही थी कि सालार भैया ने ऐसा क्या देख लिया जो इस लड़की के लिए ऐसे तन कर खड़े हो गए, और उन्हें भी दर हकीकत देखना चाहिए, मगर अदील से डर लगता था। कैसे वो बर्दाश्त कर रही होगी इस अदील पागल को। परीक्षा बोली, बुरी बात ऐसे मत कहो, वो अल्लाह की तरफ से ऐसे हैं। हाँ, तो चच्ची को उस लड़की पर तो जुल्म नहीं करना चाहिए था। तुम समझे नहीं हो, असल जंग उस लड़की के साथ हुई ज्यादती पर है। वो बोली तो सब मुतफिक हुए थे। मैं उस लड़की से मिलूंगी, देख लेना तुम रात में चलेंगे अदील के पोर्शन की तरफ। परीक्षा ने जल्दी से कहा, पागल लड़की, अदील बहुत शोर करता है, चची को भिनक भी पड़ गई, दलिया बना देंगी। हमारा कि हम उनके बेटे का मजाक बना रहे हैं, अमल ने टोका। खैर है, देखा जाएगा, परीक्षा ने कहा, जबकि आयत का दिमाग बार बार आरिस की तरफ जा रहा था, जिसको कोशिश करके वो हटाना जा रही थी। आरिस बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा, मगर आयत वापस नहीं लौटी। यहाँ तक कि अब गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सीधे कदम उसके कमरे की जानिब उठाए। चूंकि रात हो चुकी थी, सलार भैया का मौजू गर्म था, सब अपने अपने कमरों में थे। वो सीधा आयत के रूम में आ गया, जो बिस्तर पर थी। पिंक ब्लैंकेट के नीचे किसी वजूद का एहसास हो रहा था। आज मौसम अच्छा था, बारिश के अमकान से थे। कमरे में मलजगा सा अंधेरा था। उसने डोर को लॉक कर दिया था। अगर जरूरत की थी तो बाद में आने वाले इसरात से खुद की हिफाजत करनी चाहिए थी आयत, उसने अफसोस से सोचा और डोर को लॉक करके वो उसके बेड के पास आ गया था। ब्लैंकेट सर तक ताना हुआ था। नींद में डूबी सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने ब्लैंकेट उसके चेहरे पर से उतार दिया तो एक पल को ठटक कर खुद ही वहीं रुक गया था। सफ़ेद नाइट ड्रेस में, जिस पर छोटी छोटी ब्राउन कलर की हिरन बनी थी, वो ज़रा लापरवाही से कि उसके वजूद का हुस्न भी वाजिया हो रहा था, सो रही थी। चेहरे पर बला की मासूमियत और खूबसूरती थी, जबकि उससे झिझकती परेशान सी आंखें बंद थी। हल्की हल्की सुर्खी में डले गाल और तकिए पर बिखरे बाल। आरिस दूसरा सांस भी बहाल नहीं कर सका। बेख्तियार वो उसके नज़दीक होता चला गया। पहले उसका हाथ थामा और फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से सतर खींची थी। मुलायम जिल्द पर उसकी उंगलियां फिसलती चली गई थी। वो रात आंखों के सामने घूम गई जब उसने उसकी चीखों का, आंसुओं का, आहों का गला घोंटा था। तब भी उसके अंदाज में बेख्तियारी नहीं थी, जिद थी, जुनून था, बस अपने बाप को नीचा दिखाने की अकड़ थी। मगर आज कुछ अलग सा हुआ था। उसने उसकी गर्दन की जानिब देखा, निगाह नीचे फिसलती जा रही थी। उसकी गर्दन के अख्ताम पर एक तिल था। हारिस हक से झुका और इस तिल को खुद के लम्ब से रोशनास करवा दिया था। अगले लम्हे में ही उसने चेहरा उठाकर आयत की जानिब देखा था, मगर वो गहरी नींद में थी। वो फिर चुका। इस बार इस तिल पर जुल्म ढाता वो शिद्दत से अपने लम्स का एहसास दिला रहा था, यहाँ तक कि सुर्ख निशान बन गया। आयत बेचैनी से पट से आंखें खोल गई थी। हारिस गोया मुतमईन था। हेलो आयत, उसने आंखों को लाजवाब जंबश देकर पूछा था। आरिस, आयत को ये गोया अपना ख्वाब लगा था। वो मुस्कुराता हुआ उसके नज़दीक कैसे हो सकता था? नज़दीक था तो मुस्कुरा नहीं सकता था, सिर्फ नफरत जता सकता था। नींद से बोझल होती आंखों से पुकार कर उसने अपना हाथ हारिस के गाल पर रखा। हारिस शशद सा रह गया था। आयत उसकी जानब देखती रही। मोहब्बत, हर नफ़रत, हर जज्बों से बालातर थी। वो कितनी नफ़रत उससे कर लेता। इस वक्त उसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत से जैसे वो साकत रह गया था। आयत ने उस पर से निगाह नहीं हटाई थी, जबकि हारिस यूं ही उसके चेहरे पर झुक गया था, जबकि वो उसको सिर्फ सबक सिखाने आया था। मगर वो खुद नहीं जानता था कि वो कैसे इतना मदहोश होने लगा। आयत उसके लम्स को महसूस करके पट से आंखें खोल गई थी, जैसे होश में आ गई हो। उससे अपना चेहरा आरिस से दूर किया और आरिस का तसलसल जो बहुत नरमी लिए हुए था टूट गया। उसने अब की आयत की खौफजदा नज़रों को देखा और उससे दूर हुआ। चेहरा संजीदा हो गया, माथे पर कई बल डल गए थे। आयत जल्दी से उठी थी। मलजगे अंधेरे में वो इनके कद्दो कामत के साथ मुंह मोड़े खड़ा था, जबकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आयत ने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया और आरिस की जानब देखा था। क्या कर रहे हैं आप मेरे कमरे में? वो हिम्मत करते हुए बोली थी। वो एड़ियों के बल पलटा और उसके बाल झपट लिए। आयत की चीख निकली, जिसे उसने दूसरे हाथ से दबा दिया था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर करो? वो फनकारा। आरिस, उसने बोलना चाहा, मुंह बंद। अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो इसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। वो आंखें निकाल कर गुराया। आयत सहमी हुई नज़रों से उसको देखने लगी थी। आरिस ने उसके लबों पर से हाथ हटा लिया। आयत सुर्ख नज़रों और आंसुओं से भीगती आंखों से दरवाजे की जानब तेज़ी से बढ़ी थी। मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी ताया अब्बू से। आप मुझे तकलीफ़ देते हैं जब भी आते हैं। वो बुरी तरह रोते हुए बोली। अच्छा? आरिस ने उसको दोबारा खींचा। बारिश तेज़ होने लगी थी कि बारिश का शोर उनकी आवाज़ों से कहीं ज़्यादा था। आरिस, छोड़े मुझे। आयत को भी आज जैसे ज़िद चढ़ गई थी। वो कब तक उसके हाथों जलील होती, जबकि आरिस को उसकी ज़िद से ज़िद चढ़ी थी। जो बात वो करना चाहता था वो तो भूल भाल गया था। उसने आयत को सोफे पर फेंका। आयत अचानक अपना पेट थाम गई थी। एक आह निकली, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा था।
पापा को बताओगे? इससे पहले तुम्हारी लातें काट दूंगा मैं। काट दें, आपको सुकून मिल जाएगा। काश आपकी भी कोई बहन होती और उसके साथ भी ऐसा ही हो। खींचकर मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से उसकी ज़ुबान तालू से जा लगी थी। आयत सिन हुए कान और गाल से साकत रह गई, जबकि आरिज़ ने उसके बाल जकड़ लिए थे। दोबारा बोलो, क्या बद्दुआ दे रही हो? आरिज़, आपकी बेटी हो। उसका आंसू टूट कर आरिज़ के हाथ पर गिरा था। वो चंद लम्हे उसको देखता रह गया। न जाने क्या हो गया था एकदम इन लफ्ज़ों से। वो मुस्कुराकर उसके सामने आ बैठी, जबकि मुकाबिल ने बेजारी से उसको देखा, जिसे उसने महसूस कर लिया। क्या हुआ? उसके चेहरे के जाविये देखकर वो पूछने लगी। चेहरे पर से मुस्कुराहट रफ्ता रफ्ता जाने लगी थी। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ नैन कि हमारी शादी नहीं हो सकती। वो कितने आराम से भूल गया था, जबकि नैन के चेहरे की शादाबी ख़त्म हो गई थी। वो संजीदगी से उसको देखने लगी, आंखों में उदासी सी आ गई। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हो? नैन ने उसका हाथ थामा। देखो, ये बात हकीकत है कि हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है यार, और मुझे अपनी मम्मा की ये बात समझ आ गई है। तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वो लापरवाही से बोला। मगर हमारी मोहब्बत, जैसे कदमों में से दम सा निकल रहा था रफ्ता रफ्ता। देखो मोहब्बत, वो मुस्कुराया। तुम काबिले मोहब्बत हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कहकर उठ गया। नैन उसको देखने लगी थी। चलता हूँ, उसने कहा और ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जो भी चंद दिन पहले उसने ली थी, जबकि नैन उसको जाता देख रही थी। अहमद के साथ गुजरा एक लम्हा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बड़ों ने उनकी मंगनी की थी और अहमद ने कैसे वाज़िया किया था वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, और इसकी इस मोहब्बत की वजह से तो वो उसके करीब होती चली गई थी कि दिल में कब उसका नाम गूंजने लगा पता ही ना चला। और आज वो कितने आराम से कह गया था कि शादी नहीं करेगा स्टेटस की वजह से। उसने अपने आंसू साफ किए, जो चाहकर भी नहीं रुक रहे थे। वो उठी और बैठक से सहन में आ गई थी। अहमद ने क्या बात की है? उसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ नोट्स लेने आया था, वो वहीं रखे थे तो मैंने दे दिए, नैन ने फीका सा मुस्कुरा कर कहा था। अच्छी बात है बेटा, शादी से पहले इस तरह मिलना मिलाना कहाँ अच्छा लगता है। एक इज्जती तो है हमारे पास बेटा, उसको ही संभाल कर चलना है। उसके सर पर हाथ रखकर वो उसे कहकर चली गई, जबकि उसकी आंखें एक बार फिर गीली हो गई थी। और वजू करके वो अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसकी बाकी बहनें भी थी, मगर किसी की तवज्जो उस पर नहीं गई, क्योंकि नमाज तो वो सारी ही पढ़ती थी। उसका सेल फोन बज रहा था, जैसे उसने झंझला कर उठाया। नींद बर्बाद कर दी। आज ही ऑफिस में इतना काम किया था, पहला दिन जो था ऑफिस में, ऊपर से कबीर ने तो घन चक्कर ही बना दिया था। सेलफोन चेक किया, सलार की कॉल थी, उसने कॉल पिक की। जी भैया, वो बोला। यार लॉन में आओ, उसने बस इतना कहा और फ़ोन बंद कर दिया था। क्या मुसीबत है, जैन मर गया जो मुझे उठाया? वो बड़बड़ाता हुआ उठा, जबकि कोई नहीं जानता था कि जैन अपने कमरे में है या कहाँ है। वो लॉन में आया तो उसका मशहूर भाई, जो फिल्मों ड्रामों में काम करता था, दीवार पर चढ़कर बैठा था। हारिस को सब समझ आ गई, अंदर आने के ड्रामे थे। यार हाथ दो, क्या मुँह देख रहे हो? सलार ने कहा। तो आरिस ने आगे बढ़कर उसको हाथ दिया, जिसका सहारा लेकर वो अंदर घर में दाखिल हुआ था। हमारे घर में दरवाज़ा भी है। आरिस ने उसको देखा, जिसमें कदम रखने का मतलब ये था तुम्हारा बाप मेरी बोटियाँ कर डालता। सलार ने कपड़े झाड़े थे। तो आपको आने की क्या ज़रूरत थी? क्या मुझे नहीं पता आपके पास फ्लैट भी है मोहतरम? आरिस ने आंखें घुमाई थी। देखो, बड़े भाई पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। सलार ने घूरा। तो बड़ा भाई मेरी मदद ना लेता? आरिस ने भी दूब जवाब दिया था। सलार ने उसकी गर्दन पर घुमाकर हाथ मारा था और अंदर जाने लगा। आरिस पे गर्दन रगड़ता अंदर आ गया था। वैसे एक बात पूछूं? वो सलार के पीछे किचन में आ गया, जो इधर उधर चीज़ें पलटता खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। पूछो। खाने को जूठा करते हुए बोला था। ऐसा क्या था उस लड़की में जो आप इतना भड़क गए? आरिस की बात पर सलार ने उसकी जानब देखा था। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, सलार ने कहा और फ्रीज़र खोला था। आपने बाबा पर हाथ उठाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको आम बात है ये? आरिस ने जैसे उसे याद दिलाया। यही तो बात है, तभी तो यहाँ वापस आ गया, उसने ट्राइफल खाते हुए जवाब दिया। ज़रूरत ही क्या थी ऐसा करने की? आरिस ने शाने उचकाए। तुम मेरे बाप ना बनो, निकलो यहाँ से। मैंने तुमसे इतने सवाल कर लिए ना, तो लग पता जाएगा तुम्हें। सलार ने उसको बुरा। कर ले, मैं कौन सा डरता हूँ? आरिस ने भी लापरवाही से कहा था। अच्छा, तो फिर कब का वीज़ा लगा मेरे भाई का? एक अब्रूज काकर वो उसकी आंखों में देखने लगा था, जबकि आरिस चौंक कर रह गया था। ये उसने कहाँ सुन ली थी बात? वो तो उस वक्त बाहर था जब वो ये बात करके अपने रूम से निकला था। आरिस की हैरान शक्ल देखकर सलार हंस दिया था। तुम इस मगालते में गलत हो मेरे भाई, कि तुम्हें मैं या कबीर उसके कब्जे में आने देंगे। उसका शाना थपथपाकर वो वहाँ से चला गया, जबकि आरिस ने मुट्ठियाँ पींच ली थी। ये यकीनन ये बात आयत ने निकाल ली होगी, जो वो दूसरी शादी का जिक्र उससे कर गया था। उसका सारा ध्यान आयत की जानब चला गया। वो यूं ही भड़कता हुआ अपने कमरे में आ गया था। नए सिरे से परेशानी लग गई थी कि कबीर ये बात जान गया तो उसकी सारी कोशिश बेकार थी। उसने मुट्ठी हथेली पर मारी। मन किया था कि आयत का जाकर गला दबा दे।
आरिस को उसके रूम में जाते देख उसने बाबा के कमरे की जानिब देखा। लाइट ऑफ थी, वक्त भी तो काफ़ी हो गया था। वो अपने पोर्शन में जाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर वो बाउल से यूं ही खाता ऊपर आ गया था। अपने रूम की लाइट ऑन की तो ग्लास वाल पर निगाह गई। वो बेख्तियार ही वहाँ ग्लास वाल के नज़दीक आ गया और पर्दे हटा दिए थे। इधर उधर देखता रहा और इससे पहले वो पलटता आगे निगाह वहाँ चली गई जहाँ वो देखना चाहता था। वो उसी बेंच पर बैठी थी। सलार पीछे पलटा, हाथ में बाउल पकड़े वो रूम से जल्दी से निकला। इर्द गिर्द देखता वो दिल के पोर्शन की जानिब आ गया था। लाइट्स उस पोर्शन की ऑफ थी या शायद जानबूझकर कर दी गई थी कि किसी की निगाह उस पर न पड़े जो वो बाहर आई हुई थी। सलार बिना डरे उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि रोशनी होती है या नहीं। मुकाबल से पिटाई गई थी। उसको अपने सामने देखकर वो अजीब सी नज़रों से उसको देख रहा था। सिमर को सबसे पहले अपने बालों की फिक्र हुई। उसने जल्दी से दुपट्टे से खुद को ढांपा और वहाँ से जाने लगी। सलार ने वो बाउल बेंच पर रखा और हाथ झाड़कर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल लिए थे। कैसी हुई तुम्हारी शादी से? उसने सवाल किया। लहजा संजीदा था। जिमल ने उसको एक निगाह देखा और अपना चेहरा भी छुपा लिया। उसके चेहरे पर अदील की मार पिटाई के कई निशान थे, तभी उसे अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि सलार की नज़र वाकई निशानों पर नहीं गई थी। अंधेरे में उसे वो निशान नज़र भी नहीं आने थे। उसका सवाल सिमल को बेमायनी लगा, तभी वो वहाँ से फिर से जाने लगी थी। रुक जाओ, उसने दोबारा से उसे टोका। जिमल के कदम फिर से रुक गए थे। जाएं आप यहाँ से। मैडम मुझे मारेंगी फिर आपकी वजह से। वो चेहरा मोड़ते हुए बोली। सलार ने एक कदम उसकी तरफ उठाया था। कौन मैडम? वो हैरानगी से पूछने लगा। जिमल ने जवाब नहीं दिया। अफशीन चची? वो शिशत पूछने लगा था। जिमल ने ज़रा सा रुख मोड़कर उसको देखा और फिर से जाने लगी। शट अप, रुक जाओ वहीं, वो एकदम चीखा था। प्लीज़ आवाज़ मत निकालें, वो मुझे मारेंगे। कौन मारेगा तुम्हें? सलार चिढ़कर उसकी नकल उतारने लगा था। अदील, सिमल ने जवाब दिया। हाँ, बड़ा मौदब और बाइज़्ज़त है जिसका जिक्र ऐसे कर रही हो। सलार को उलझन हुई थी। सिमल फिर से जाने लगी। सलार ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये बेख्तियारी अमल था जो उससे हुआ था। सिमल की आंखें हैरानगी से जहाँ फैली वहीं सलार ने उसका हाथ छोड़ दिया था। तो तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी थी? वो पूछने लगा, जिससे उसे फ़र्क ना पड़ा हो इसकी हरकत से। बराए मेहरबानी यहाँ दोबारा मत आइएगा, सिमल ने कहा और वहाँ से बिना रुके चली गई थी। सलार जबकि उसके गोरे पाँव जिस तरह घास पर रखे जा रहे थे उन्हें तवज्जो से देख रहा था। कुछ देर वो वहाँ खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा। अदील के लिए वहाँ एक झूला भी लगा था। अफशीन ने हर चीज़ मुहैया की हुई थी। सलार उस झूले के नज़दीक गया और उसको उसके हैंडल से निकाल कर उसकी सीट अपने हाथ में लेकर उसने वो सीट दरख्त के पीछे छुपा दी थी। दरवाजे की ओट में से जिमल ये सारे नज़ारे देख रही थी कि वो जानबूझकर क्या हरकतें कर रहा है। वो अपने काम से मुतमईन होकर गुनगुनाता हुआ अपना बाउल उठाकर एक नज़र उस बंद कमरे को देखकर वहाँ से आ गया था। अलबत्ता अफशीन चची पर उसे गुस्सा भी खूब आया कि वो अपने पागल बेटे के लिए किसी लड़की को कैसे मार पीट सकती है। अपने रूम में आकर वो शॉवर लेने लगा कि ग्लास वाल पर निगाह गई थी। अंधेरे में वो हिउल्ला उस तरफ तेज़ी से बढ़ा जहाँ वो सेटिंग छुपा कर आया था। जल्दी से वो सेटिंग निकाल कर उसने झूले को दोबारा जोड़ने की कोशिश शुरू की थी और काफ़ी तगद्दू के बाद वो सेटिंग उससे लग गई थी। सलार हैरानगी से ये देख रहा था। लगाने के बाद वो अंदर चली गई। सलार के मुंह से बेसाख्ता ही अल्फाज निकले थे, डरपोक। सब नाश्ते की टेबल पर 2 दिन से खामोशी ही थी। कबीर, आरिज, मुर्तज़ा, यहाँ तक कि सारे भाई और परीशे अमल सब नाश्ता कर रहे थे। आयत और सलार अलबत्ता नहीं थे। मामा, मैंने आपसे कुछ कहा था, कबीर ने अचानक के बीच में बात डाली थी। ओ हाँ मदिहा, मैंने तुम्हें कहा था तुम एमन की तरफ जाओ शगुन का सामान लेकर। कबीर और आरिस की शादी का इरादा हो रहा है मेरा, आयत की रुखसती का। मुर्तज़ा तफसील से बोली। मदिहा के दिल को जैसे सुकून सा मिला कि बिल्लाखिर उनके दिल में आयत का ख्याल खुद ही आ गया, जबकि वो तो कब से हीले बहाने तलाश कर रही थी कि कैसे उनसे बात करें। आरिस करने वाला वहीं रुक गया, जबकि कबीर ने सब्र से माँ की जानिब देखा था। बाबा, मुझे भी शादी नहीं करनी, आरिस ने सहूलत से कहा था। क्यों बेटे, भागने का प्लान बना रहे हो? मुर्तज़ा सख्त नज़रों से उसको देखने लगे। आरिस ने कांटा रखा और उनकी तरफ देखने लगे थे। मैं आयत से ना ही निकाह करना चाहता था, ना ही रुखसती करके उसे अपने सर पर बिठाना चाहता हूँ, वो बिना लिहाज के बोला। बदलिहाज? मुर्तज़ा तो जैसे सिलार की बात पर भरे बैठे थे, एकदम अपनी जगह से उठे थे। कबीर ने उनको आरिस तक पहुँचने से रोका था। समझ क्या रहे ये दोनों? वो एकदम ठाड़े और यही ढाड़ किसी की नींद में खलल डाल गई थी और उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका वक्त आ गया। आरिस चुपचाप बैठा रहा। बाबा प्लीज़ आराम से बैठे, परसों भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इससे इस मौजू पर खुद ही बात कर लूँगा। कबीर ने उन्हें मज़ीद इश्तियाल में आने से रोका था। वो बदबख्त ना जाने कहाँ मरा हुआ है, 2 दिन से घर नहीं आया, और एक ये है दोनों ने मिलकर नाक में दम दिया हुआ है। कह तो इसको, जो मैंने कह दिया वही होगा। वो उंगली उठाकर बोले। दूसरी तरफ खामोश बैठे जैन की निगाह सलार पर गई, जो कि इशारों में उससे पूछ रहा था कि क्या मामला है। सलार को देखकर जैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो इन कुछ दिनों में वीक भी हो गया था और कॉलेज से मुसलसल बंक करता रहा था। जैन के सर झुकाने पर सलार हिम्मत करता नीचे आया था।
और सीढ़ियों से शहजादे को उतरते सबने देखा था और सर थाम लिए कि अब ज़रूर कोई नया ड्रामा होगा। कबीर ने उसको घूरा क्योंकि मुर्तज़ा की निगाह उस पर अभी गई नहीं थी और आंखों ही आंखों में उसे वहाँ से जाने का कहा, जिसको सलार ने मानना ही कब था। वो सुकून से आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, उसे तमीज़ से सलाम किया। मुर्तज़ा ने उसकी जानब देखा और मारे गुस्से से अपना जूता निकाल कर खींच के उसको मारा था, जिसको ढीठ इंसान ने लपक कर कैच किया था, दांत निकालने लगा। ये क्यों आया इस घर में? वो कबीर की जानब देखकर गुस्से से बोले थे। मैं बताता हूँ, कबीर से क्यों पूछ रहे हैं? उनके नज़दीक आया और अचानक उनके गले में बाजू डाल लिए थे। मुर्तज़ा ने गुस्से से उसको झटका था। अच्छा ना, सॉरी, आपको पता है ना, गुस्से में हम चारों आप पर ही गए हैं, वो बोला और उनको जकड़ कर पीछे से पकड़े रखा, कहीं उनके हाथ छूटते ही उनके हाथ उसका मुंह न सुझा दे। जबकि बाकी सब मुस्कुरा दिए थे। वो बचपन से ही ऐसा ही था और उन्होंने ऐसे ही मनाता था। हाँ, तुम मेरे ही मुँह को आओगे, मुझ पर हाथ उठाओगे? वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं लो, ऐसा हो सकता है? मैं तो बस ऐसे ही कभी कभी, वो हंसता हुआ बोला, जबकि उन्होंने खुद को छुड़वा ही लिया था। सलार जल्दी से कबीर के पास पहुंच गया। यार कुछ कर मेरे भाई, वो बोला तो कबीर ने बाप को पकड़कर चेयर पर बिठाया था। सामने आओ, उसने सख्ती से कहा। सलार को देखा। तुम सबके कहने से पहले ही बता देता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, उसने कहा, जबकि शक्ल से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन भाई आपकी शक्ल तो नहीं बता रही, आरिस ने बीच में लुकमा दिया था। खोते चुप कर, सलार गुराया। बिल्कुल सही कह रहा है वो, मुर्तज़ा बढ़ के। आरिस ने हंसी दबाई थी। यार बाबा प्लीज़ सॉरी ना, आप कहें तो सजा के तौर पर आपको ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, बताओ? वो पूछने लगा। जानता था मुर्तज़ा की अव्वलीन ख्वाहिश थी उसके सारे बेटे कारोबार संभालें। हाँ, वो फ़ौरन बोले। बड़े तेज़ हैं आप, सलार ने मुंह बना लिया, जबकि मुर्तज़ा ने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ा था। आह आह, और वही सलार के ड्रामे शुरू हो गए थे। मुर्तज़ा खुद भी मुस्कुरा दिए। उन्हें वो चारों ही अजीज़ थे। उनके मुस्कुराते ही माहौल की कसाफत जाती रही थी। कबीर और आरिस ऑफिस के लिए उठ गए थे। ममा मैं लंच टाइम में घर आऊँगा, कबीर उनको कहकर चला गया, जबकि बाकी सभी रफ्ता रफ्ता जाने लगे थे। तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊं? सलार को देखकर मदीहा ने पूछा। ओह नो ममा, मुझे सोना है, आपकी शौहर की वजह से उठा था बस, वो अंगड़ाई लेता हुआ बोला, जबकि मदीहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो सुधर ही नहीं सकता था कभी। जैन कॉलेज 5 दिन बाद लौटा था। सबसे मिलकर वो कॉरिडोर में से हरम का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में लिया। हरम की अलबत्ता चीखें निकल गई उसकी इस जुर्रत पर। चाहे उसने पिछले 5 दिन गुजारे थे, उन्होंने ही उसे इतनी जुर्रत दी थी। कैसी हो शम्स? उससे उसकी चोटियों में से कुछ निकलती लटों को नरमी से पकड़ा था। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, हरम डरती डरती बोली। लगा दो, वो मुस्कुराया और बेताबी से उसका चेहरा देखने लगा, जबकि हरम उससे दूर से रखने लगी थी। यार डरती क्यों इतना? जैन हंसा। दूर हो मुझसे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, हरम बोली। जैन ने सर झटका था। किसको लगाओगे? वो एक कदम दूर होता ऊपर से नीचे तक उसको देखने लगा था। हरम को उसकी नज़रों में पहले से नरमी नहीं दिखाई दी थी, बल्कि इस वक्त उसके देखने के अंदाज में अजीब हवस पोशीदा थी। तभी वो काम से उठी थी। जैन दोबारा उसके नज़दीक हुआ, यहाँ तक के नज़दीक तर हरम रोने लगी। क्या हो गया बेबी? जस्ट रिलैक्स। जैन ने उसके गाल पर हाथ फेरा। जैन छोड़ो मुझे। अपनी कमर में उसका बाजू रेंगता महसूस करके हरम चलाई और उसके चिल्लाने पर जैन ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। इधर उधर देखा, पीछे एहतशाम खड़ा था। ये नज़ारा देख रहा था और हरम ने उधर ही फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग गई थी। एहतशाम उसके नज़दीक आ गया। माल ज़बरदस्त है, वो बोला। वो कोई मॉल नहीं है, मुझे पसंद है, जैन ने लापरवाही से कहा। मेरे भाई अपनी पसंद के साथ ऐसा नहीं किया जाता। एहतशाम हंसा, जैन भी हंस दिया था। चल कहीं पकड़ते हैं उसको, उसने कहा। जैन ने नफ़ी की। चल ना यार, पहला हक तो तेरा ही है उस पर। एहतशाम ने उसको बहलाया फुसलाया, जिस पर जैन ने हामी भर दी। ये बात भूल कर कि वो उसकी पसंद थी और दोनों ने आज रात होने वाली कवाली में इस लड़की को पकड़ने का प्लान बना लिया था। मगर एहतशाम ने उसको रोका कि ये बात किसी को नहीं बतानी, जिस पर जैन भी मुतफिक हो गया। मम्मा आपको मैंने कहा था आप जाएं। कबीर उनकी जानब देखने लगा। मेरे बेटे बहुत हंगामा हो जाएगा, तुम ईमन को जानते हो, तुम्हारी जितनी ही है तुम्हारी ज़हनी मुताबिकत अच्छी हो जाएगी उसके साथ, उन्होंने उसको समझाया था। मम्मा प्लीज़, उनका हाथ हटाकर बोला। मैंने आपसे कभी ज़िद नहीं की किसी भी बात पर, चीज़ पर। सलार हर बात पर अपनी ज़िद मनवाता रहा है, मैंने कभी इस तरह नहीं किया, आपको मेरी बात माननी चाहिए, वो बोला तो मदीहा फीका सा हंसी थी। अच्छा तो सारी ज़िंदगी की ज़िद तुम इतना अहम फैसले पर निकालना चाहते हो? तुम जानते हो एमन तुम्हारी ही मुंतज़िर है। बस यार एमन एमन, मैं क्या एमन का अचार डालूंगा जब वो मुझे पसंद ही नहीं, वो गुस्से से बोला। मदीहा उसको देखने लगी थी। आप उठे, बस मैंने सामान मंगवा दिया, अब सीधी सी बात करें उनसे जाकर, वो उजलत में बोला था। मदीहा ने खामोशी से सर हिलाया कि आया वो उसको देखकर तो आया जिसके पीछे उसका बड़ा बेटा ऐसा दीवाना हो रहा था। उनके उठने पर वो खुशी से फूले नहीं समाया था। आप रेडी हो जाए, मैं ड्राइवर को समझाता हूँ एड्रेस, वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि मदीहा फ्रेश होने चली गई थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो तंजीला उन्हें देखकर मुस्कुराई। कहीं जा रही हैं भाभी? हाँ तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं, चलो मेरे साथ ज़रा फ्रेश हो जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, वो संजीदगी से बोली। मगर जाना कहाँ है? तंजीला ने सवाल किया।
जाओ तुम तैयार होकर आओ, उन्होंने कहा तो वो तैयार होने चली गई, जबकि कबीर ने कुछ ही देर में सब अरेंज करके उन्हें सी ऑफ किया था और ख़ुद मुस्कुरा दिया। वो जवाब का मुंतज़िर था, चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसने गहरा सांस भरा और सेल फोन पर नैन की तस्वीर देखकर खुलकर मुस्कुराया था। मेरा दिल और मेरा कमरा तुम्हारा मुंतज़िर है, धीमे लहजे में वो उसकी तस्वीर से बोला। सेल फोन ऑफ कर दिया था। वो उनकी वापसी का अभी से मुंतज़िर था। रास्ते में तंजीला को सारी बात से आगाह करके वो खामोश हो गई। मगर भाभी बड़े भाई तो बेहद गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे जाने पर भी तंजीला को फिक्र हुई, जबकि मदीहा ने भी सर हिलाया। ठीक कह रही हो, मगर उसकी ज़िद के आगे क्या कर सकती हूँ मैं। उन्होंने सर्द सांस खींची और रास्ता देखने लगी। उनकी ब्लैक बड़ी सारी गाड़ी तंग गलियों में दाखिल हुई। लोग इस गाड़ी की चमक धमक को हैरानगी से देख रहे थे। यहाँ तक कि अहमद ने भी इस गाड़ी को गौर से देखा, क्योंकि वो मोहल्ले में सबसे बड़े घर का और गाड़ी का मालिक था। गाड़ी दरवाजे के आगे रुकी तो मदीहा और तंजीला गाड़ी से उतरी। मोहल्ले के लोग अब के लोगों को रुक कर देख रहे थे, मगर दोनों को ही अपनी हैसियत से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दोनों खामोश खड़ी थी कि ड्राइवर ने दरवाज़ा बजाया और नैन ने दरवाज़ा खोला। सामने गाड़ी और दो औरतों को देखकर वो एकदम ठटकी, जबकि पूरा मोहल्ला पीछे से देख रहा था। वो देख सकती थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं मदीहा मुर्तज़ा हूँ, आपकी अम्मी से मिल सकती हूँ? उन्होंने आगे बढ़कर उसकी हैरान सूरत को देख कर कहा था। जी अंदर आई, नैन बोली और वो दोनों औरतें अंदर आ गई थी, जबकि ड्राइवर ने सारा सामान उठा कर अंदर रखा था। नैन ने हैरत से सामान को देखा था। तंजीला ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। बहुत प्यारी है भाभी ये बच्ची तो, वो बोली, मगर आवाज़ धीमी थी। मुझे तो यही लड़की नैन लग रही है। मदीहा भी मुस्कुराई और दोनों ही सहन में खड़ी हो गई। नैन ने दरवाज़ा बंद किया, इन दोनों को देखा। आंटी आप अंदर आ जाएं, वो बोली और कमरे का दरवाज़ा खोला तो मदीहा और तंजीला अंदर बैठ गई थी। तभी वहाँ नैन की वालदा भी आ गई। वो अपने घर में आम से घर में इतने कीमती मेहमानों को देखकर हैरान थी। कैसी आप? मदीहा मुस्कुराकर बोली तो उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अलबत्ता नसरें हैरान थी। जाओ मैं पानी लेकर आऊँ, उसकी माँ ने कहा तो वो स्याह लिबास में इस घर के छोटे से कमरे में नगीने की मानद लग रही थी। सर हिलाकर पलट गई। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, इसका नाम क्या है? तंजीला ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। नैन नाम है, बड़ी बेटी है मेरी, वो बोली तो दोनों ने सर हिलाया। हम दर हकीकत आपकी बेटी का रिश्ता लाएं अपने बेटे कबीर के लिए। मेरा बड़ा बेटा है कबीर मुर्तज़ा, माशाल्लाह से इस्टेब्लिश है। मदीहा बोली तो अंदर पानी लाती हुई नैन वहीं रुक गई थी, जबकि उसकी वालदा ने गहरा सांस भरा था। मैं आप लोगों की बहुत कदर करती हूँ, आप लोग आए, मगर माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता तो उसकी फुप्फो के घर हुआ है, बल्कि कुछ ही अरसे में शादी भी है। और दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ बाहर के लोगों से रिश्ते नहीं करते। वो बोली तो मदीहा और तंजीला का चेहरा उतर सा गया था। दोनों कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। चलें ठीक है, मौज़ा चाहती हूँ बहन, मालूम नहीं था हमें, मदीहा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी तो दोनों ही उठ गई थी। नैन बाहर पानी लिए खड़ी थी। मदीहा ने उसके सर पर हाथ रखा और बाहर चलती गई, जबकि सारा सामान यूं ही सहन में। तो नैन की वालदा ने कहा भी कि ये सामान, तो उन्होंने नैन के सर पर रखकर मुस्कुरा दी थी। कहा भी कि ये सामान, तो उन्होंने नैन के सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी थी। कुछ नहीं होता, हम आते तो कुछ लेकर ही आते, कहकर वो सहूलत से चली गई थी, जबकि वो दोनों माँ बेटी हैरान खड़ी थी पीछे। जबकि नैन सोचने की कोशिश कर रही थी कि कबीर मुर्तज़ा कौन है। जी, तो ये थी हमारी आज के नावल की एपिसोड नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको एपिसोड नंबर 1। कैसे लगे नए नावल के नए किरदार, कौन सा कपल सबसे ज़्यादा मज़े का लग रहा है, कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा मज़े का लग रहा है, क्या चीज़ नावल में अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। आप लोगों की तरफ से राय का और अच्छे से रिव्यू का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी फ़र्स्ट एपिसोड और क्या लगता है कब आगे क्या होगा कबीर का रिएक्शन, ये जान कर के नैन की तो मंगनी हो चुकी है। आप सबकी राय का इंतज़ार रहेगा और ये भी बताइएगा कि कौन सा कपल अभी तक इनमें से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और किस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो रिस्पॉन्स अब आपने अच्छा देना है। अब देख लें, अपनी इतनी तबीयत ख़राबी के बावजूद भी मैंने आप लोगों को, ऐसा नहीं हुआ कि एपिसोड तो दी ही दी, ये नहीं कि शॉर्ट एपिसोड दी, एपिसोड भी लॉन्ग दी है। तो अब आपकी तरफ से मैं अच्छे रिस्पांस की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। तो आप लोगों ने मुझे रिस्पांस अच्छा देना है। मैंने बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड किया है, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, पता नहीं मैं बस कैसे रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे रिस्पांस अच्छा देंगे। आप सबकी तरफ से मुझे अच्छे रिस्पांस का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चले हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे जी। तो चले हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले रोज़ीना कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच रोज़ीना। देन ज़िद्दी राजपूत कह रहे हैं नावल नेम, तो नावल का नेम वीडियो के लास्ट में मेंशन होता है यार, मैं कितनी बार बताऊँ, आप लोग वहाँ चेक कर लिया करें। ज़ैनब सगीर कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। निमरा ख़ान कह रही है बहुत अच्छी स्टोरी थी, थैंक यू वेरी मच निमरा ख़ान।
नैना मिन कह रही हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। अयान मुगल कह रहे हैं नॉवल नेम बताने में कोई मसला है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हज़ार बार आपको बता चुकी हूँ कि वीडियो के लास्ट में मेंशन होता है, मेरा मसला नहीं है अगर आप लोग नहीं चेक करते तो। इसरा अर्शिद कह रही हैं थैंक यू फॉर नॉवल, थैंक यू वेरी मच इसरा अर्शिद, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वासिया ख़ान कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट के, थैंक यू वेरी मच वासिया, बस आप लोगों के साथ और सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हो पाया, आगे भी आप लोग मेरे साथ रहिएगा और आप लोगों के लिए मैं मज़े मज़े की कलेक्शंस लाती रहूँगी, ठीक है जी। दैन गौसिया ख़ान कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। अलिशबा बिलाल कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। चौधरी जट कह रहे हैं बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू आपी, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट, आपको नावल पसंद आया, मुझे खुशी हुई, आज के नावल पे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन सीमा सुल्ताना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप गायब कहाँ थी? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया है? बगैर बताए गायब हुई हैं आप। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया मुझे बगैर बताए गायब मत हुआ करो, गायब बेशक हो जाओ 1-2 दिन के लिए, लेकिन मुझे बताए बगैर गायब ना हुआ करो। आपको पता है मैं मुझे डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि मेरे सुनने वाले पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। तो सीमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कमेंट देखकर मैं ठीक हो गई हूँ, वैसे आप गायब हो गई थी, मैं नाराज़ थी आपसे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 8 के सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, बिल्कुल आप मैं हूँ और मेरा बनता भी है, मगर मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। पर जैसे ही आपके 8 के सब्सक्राइबर्स हुए, सबसे पहले मैंने आपको कमेंट किया था इंशाल्लाह जल्द के 9 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब कैसी तबीयत है आपकी? आप मुझे बता दिया करें ना कि आप किस वजह से गायब हैं। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, और आपके साथ साथ आयशा भी गायब हो जाती है। मतलब आयशा को मुझसे प्यार नहीं, आयशा को आपसे भी प्यार है, आप नहीं आती आयशा भी नहीं आती, हालांकि मुझे आप दोनों से ही प्यार है। अभी मेरी आवाज़ काँप रही है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ। आज के एपिसोड अच्छे थे, नावल और थोड़ी बड़ी होती तो और अच्छा होता, बिल्कुल यार। कल के नावल का वेट है, आपको मेरा एक कमेंट याद है? हाय ला, आवाज़ काँप रही है, बोला नहीं जा रहा। भाई आपके कमेंट्स से याद रखूँगी तो किसके रखूँगी। और आप लोगों की डिमांड थी कि आप भी हमने वो नावल सुनना है जिसमें जैसे वो दामियार वाला नावल था, उस टाइप का कोई नावल सुनना है जिसमें भाइयों की बॉन्डिंग थी, बहन से प्यार था। तो ये लिटरली ये टोटली वैसा नावल है, बहुत ही मज़े का नावल है। अभी जाकर आगे जाकर बहुत ही मज़े के मोड़ आएंगे, ख़ास तौर पर जैसे आरिज़ और आयत का रिलेशन है, इनके बारे में, फिर सलार की स्टोरी में, कबीर की स्टोरी में बहुत ही मज़े के ट्विस्ट आने वाले हैं। और फिर बहन भाइयों की बॉन्डिंग में इनमें जो कबीर और सलार का सीन है आयत के साथ, वो ऐसी है कि वो अपनी बहन ही मानते हैं, बारिश चुस मारेगा तो वारिस की दुर्गत बनाएंगे ही वो। तो बहुत ही मज़े का नावल है। इन भाइयों की आपस में बॉन्डिंग इतनी कमाल की है ना, मुझे ख़ास तौर पे सलार और कबीर की बॉन्डिंग बहुत मज़े की लगती है। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि कितना कमाल का नावल है। तो ज़रूर बताइएगा कि आज के फर्स्ट एपिसोड में आपको कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा किरदार ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी तरफ से मैं एक लॉन्ग रिव्यू का इंतज़ार करूँगी, बिकॉज़ आपकी डिमांड पर मैंने लॉन्ग नावल स्टार्ट किया है एपिसोड वाइज, और वो नावल जैसा आप चाहते थे बहुत मुश्किल से ढूंढ पाई हूँ। तो अब मैं आप लोगों की तरफ से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे एक लॉन्ग सा रिव्यू ज़रूर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। देन अलिशबा बिलाल कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। आयशा क्वीन कह रही है अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल, कल के नावल का वेट है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आयशा। बिल्कुल, अब आज मैं फ़र्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूँगी। अब मुझे आप लोगों की तरफ से लॉन्ग रिव्यू का इंतज़ार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे लॉन्ग सा रिव्यू देंगे और ज़रूर बताएंगे कि नावल कैसा लगा। बाकी थोड़ी बहुत अगर मेरी आवाज़ में गड़बड़ हुई तो आप लोग आज का दिन एडजस्ट करिएगा, बिकॉज़ बिल्कुल नहीं आवाज़ निकल रही थी, लेकिन मैं छुट्टी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से फिर जैसे मुझसे रिकॉर्ड हुई मैंने कर दी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आयशा, अब आपकी तरफ से मुझे एक लॉन्ग रिव्यू का इंतज़ार रहेगा। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू हारिस वैसे आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इससे आगे निकल के मुझे थोड़ा सा नावल के बारे में बताया करें ना, आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं भी खुश हूँ कि भाई हारिस सुन रहे हैं, ठीक है। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही है नाइस, थैंक यू शहनाज। आप पर भी ये चीज़ लागू होती है, आप भी मुझे लॉन्ग रिव्यू दिया करें, ठीक है। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसी हैं आप जी? बहुत अच्छा नावल था, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप भी मुझे आपकी तरफ से भी अब गिला है, आप मुझे शॉर्ट कमेंट करने लग गई हैं। आज की एपिसोड पे मुझे आपकी तरफ से भी लॉन्ग कमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो आपने मुझे अब लॉन्ग सा कमेंट करके बताना है कि आपको नावल कैसा लगा। आई एम ह्यूमन कह रहे हैं हाँ जी बहुत अच्छा लगा नावल, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ गायब हो जाती हैं, बड़े अरसे बाद आई हैं। जैनब सगीर कह रही है नाइस, थैंक यू जैनब, लॉन्ग रिव्यू चाहिए, लॉन्ग रिव्यू। दैन जन्नत कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच जन्नत।
दैन ईमान इशाल कह रहे हैं अच्छी स्टोरी, थैंक यू वेरी मच ईमान इशाल। दैन सुमयार शेख कह रहे हैं बेस्ट नावल, थैंक यू वेरी मच। हिना रंगरेज कह रही हैं वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच हिना रंगरेज। सलीहा ख़ान कह रही हैं ये नावल अरूश नहीं, ये नेम अरूश नहीं, उर्वा नहीं अरूश है, अरूश आई थिंक सो मैंने पढ़ा था, लेकिन पता नहीं मैंने एपिसोड वाइज नावल कंप्लीट करके दिया था, काफ़ी पुरानी वीडियो है ये। अहमद अली कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच अहमद अली जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की नावल की फ़र्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। आप लोगों की डिमांड पे मैं एपिसोड वाइज नावल स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप सब ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना है और ज़रूर बताना है कि आज के नावल में कौन सा करैक्टर सबसे अच्छा लगा, किस पे गुस्सा आया, कौन सा सीन बहुत ज़्यादा मज़े का था, कौन सा सीन पढ़ के अच्छा नहीं लगा। तो आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब हम हाजिर होंगे कल इस नावल के एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।